कहानी की शुरुआत में गॉडेस हेस्टिया सभी को बताती है कि लिली जो है वो लेवल 2 पे अपग्रेड कर चुकी है और वो इसके बाद और भी कुछ बताने वाली होती है। बट लिली इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है ना कि वो बहुत ही ज्यादा उछलने लगती है। इसके बाद तभी वो बताती है कि हारूही में भी लेवल अप कर चुकी है और ये सुनने के बाद ना लिली वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाती है, मतलब कि भाई उसका सीन ही खराब हो जाता है। और इसके बाद वो सभी बात करने लगते हैं कि जिस कठिनाइयां से अभी वो पिछले टाइम गुजरे थे उसके बाद तो उन सभी का लेवल अप होना एकदम जायज है। और बेल की सिचुएशन तो वहाँ पे सबसे ज्यादा खराब हो गया था क्योंकि वो तो एकदम डीपर फ्लोर पे गया था और वहाँ से तो वो सरवाइव करके बाहर निकला था, तो उसका लेवल अप क्यों नहीं हुआ। और तभी हेस्टिया बताती है कि मैं चाहती नहीं हूँ कि बेल का अभी लेवल अप हमें देखने को मिले कि वो इतनी जल्दी लेवल 4 का हो गया है और अगर वो लेवल 5 का हो जाएगा ना तो भाई सभी गॉडेस उसके पीछे पड़ जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि बेल मेरे अलावा और किसी के टीम में जाए। और शाम के टाइम पे वो सभी लोग मामा मिया के रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि उसने परमिशन दे दिया था यहाँ पे पार्टी करने के लिए और आन्या और क्लोई को भी पार्टी में ज्वाइन होना था। बट अगर वो दोनों काम नहीं करेंगे तो मामा मिया उनके साथ काफी गलत करने वाली थी। और इसके बाद लिली जो होती है वो बाकी लोगों के पास भी जाती है उसको कांग्रेचुलेशंस बोलने के लिए क्योंकि वो लोग भी लेवल अप कर चुके थे। और आन्या को ना वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वो बेचारी तो वहाँ पे काम किए जा रही थी और बाकी लोग एंजॉय कर रहे थे। बेल चाहता था कि वहाँ पे गॉड और गॉडेस भी उनके साथ पार्टी में एंजॉय करने के लिए, बट वो लोग वहाँ पे नहीं आ सकते थे कि अभी गॉडेस फेस्टिवल का टाइम चल रहा था। और इस फेस्टिवल के अंदर ना ह्यूमन जो होते हैं ना वो अपना रिस्पेक्ट दिखाते हैं गॉडेस को और गॉड को, मतलब की। और इसमें 4 मेन गॉड होते हैं जिसकी सभी लोग पूजा करते हैं और वो ना फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए ह्यूमंस ना 4 बड़े बड़े टावर बनाते हैं। गॉडेस को ना 3 दिन तक वहाँ पे रहना होता है। और इसके बाद तभी शेर वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि तुम्हारे और रियू के बीच में कुछ हुआ है क्या। और तभी बेल नोटिस करता है कि रियू जो है ना वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। और तभी वो ना थोड़ा याद करता है और इसके बाद उसको याद आता है कि उसके और रियू के बीच में ना दिन के अंदर कुछ हुआ था, मतलब कि लास्ट सीजन में। और ये सोचने के बाद ना उसको थोड़ा शर्म आ जाता है और ये ना शेर देख लेती है और शेर को भी पता चल जाता है और वो वहाँ पे जेलसी फील करती है। और इसके बाद शेर जो होती है ना वो बाहर कूड़ा फेंकने के लिए जाती है। वो सोच रही होती है कि उसने ना बेल के सामने थोड़ा गलत बिहेव कर दिया और क्या पता वो बुरा ना मान जाए। और तभी वहाँ पे बेल आता है और ये देखने के बाद ना वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और बेल उससे पूछने वाला था कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। और तभी रियू को ना वहाँ पे इतना ज्यादा शर्म आ रहा था ना कि वो सीधा बेल को ही पीट देती है वहाँ पे। और उसने इतना गंदा पेला था ना कि अंदर भी सभी को आवाज आता है। और इसके बाद ना वो दोनों ना नदी के किनारे जाते हैं बात करने के लिए। तभी बेल बोलता है कि मुझे जहाँ तक याद है मैंने तुम्हारे साथ कुछ उस टाइप की भी हरकतें नहीं की थी। और तभी रियू बोलते हैं कि तुम्हें मेरे कारण ना इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और तुम्हें भी जाके एंजॉय करना चाहिए। और तभी बेल बोलता है कि नहीं, पहले मैं तुम्हारे साथ अपना मैटर सारा सॉल्व करना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम इतना परेशान क्यों हो। और तभी वो बोलता है कि तुम तो ऑन ड्यूटी हो और अगर तुम यहाँ पे हुई तो तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और तभी वो बोलती है कि मैं अब काफी ज्यादा लेट हो चुकी हूँ और मामा मिया मेरे ऊपर वैसा ही गुस्सा होने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा टाइम और स्पेंड कर लेती हूँ। और इन दोनों के बीच में ना थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स बढ़ रही होती है और ये चीज ना शेर को नोटिस कर लेती है। और इसके अगले दिन ना वो सीधा रियू के पास जाती है और बोलती है कि क्या तुम बेल को लेके कोई फीलिंग रखती हो अपने दिल में। और रियू की शक्ल देख के एकदम साफ पता चल रहा था कि हाँ उसके दिल में फीलिंग्स बढ़ रही है। तभी शेर बोलती है कि क्या मैं गॉडेस फेस्टिवल में बेल के साथ डेट पे जाऊं। और ये सुन के ना रियू बोलते है कि आखिरकार तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो ये चीज। शेर बोलती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। और वहाँ पे रियू जो होती है ना वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, मतलब कि देखा जाए ना तो शेर ने रियू की जान बचाई थी तो वो उसकी कर्जदार हो जाती है एक तरह से। और मजबूरन उसको बोलती है कि तुम जिसके साथ डेट पे जाना चाहती हो तुम जा सकती हो, जिसे प्यार करना चाहती हो कर सकती हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। मजबूरन बोलना पड़ता है भाई ये उसको। इसके बाद ना तभी हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि बेल के पास आती है और वो ना उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट करती है और बेल को समझ में नहीं आता कुछ भी। और इसके बाद वो एक लेटर देती है और वहाँ से चली जाती है। और लिली जो होती है ना वो उस औरत को देख लेती है और बोलती है कि ये फ्रेया फैमिलिया से है और ये ना काफी ज्यादा हाई रैंक पे है, कुछ इस टाइप से आप मान सकते हो। और उनको लग रहा होता है ना कि ये लव लेटर है और इस कारण ना सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उस लेटर को देखने लगते हैं। और ये सच में एक लव लेटर ही होता है और ये ना शेर ने भेजा होता है। और ये सुनने के बाद ना भाई वहाँ की लड़कियां काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ये चीज जैसे हेस्टिया को पता लगता है ना भाई वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है क्योंकि ये ना रूल था कि कोई भी बेल के ऊपर ना डायरेक्ट ट्राई करने की कोशिश नहीं करेगा। और तभी बेल सोचता है कि आखिरकार शेर जो है वो फ्रेया को कैसे जानती है जो कि इतने ज्यादा हाई लेवल पे है। और तभी बाकी लोग बोलते हैं कि शेर काफी ज्यादा हंसमुख टाइप की है इसलिए वो किसी को भी आसानी से दोस्त बना सकती है और क्या पता यही वो रीजन हो सकता है। और हेस्टिया को ये पता था कि कोई लड़की है जो कि बेल को ना जब भी वो डेंजर में जाता था तो उसको लंच दिया करती थी, बट वो कभी मिली नहीं थी शेर से। और एक बार वो मिलने के लिए गई थी बट उस टाइम पे वो थी नहीं वहाँ पे। और इसके बाद हेस्टिया पूछती है कि क्या तुम मिलने जाओगे शेर से। और इसके बाद शेर दिखाई जाती है जो कि अपने बाकी के दोस्तों को बता रही होती है कि उसने ना बेल को लव लेटर भेजा है और वो ना अपने एक दोस्त के हाथ से भिजवाई थी उसने। और
उसने ना वो लेटर डायरेक्टली नहीं भेजा था और वो सोचने लगती है कि अगर मैं ये लेटर डायरेक्टली बेल को भिजवाती ना तो वो एक दोस्ती के तौर पे उस लेटर को लेता और मतलब कि वो प्यार मोहब्बत के तौर पे नहीं मानता, उसको एज अ फ्रेंड मानता। और शेर ये चीज नहीं चाहती थी, शेर ना रियल में उसको प्यार करती है और वो ना उसको एक रोमांटिक डेट पे बुलाना चाहती थी। रियू के साथ ना सच में देखा जाए तो काफी ज्यादा बुरा हुआ और वो काफी ज्यादा उदास भी होती है। और फ्रेया फैमिली की जो मेंबर होती है ना, उसने ना अपने बाकी के मेंबर को भी बता दिया था कि शेर ना बेल के साथ डेट पे जा रही है। इन सभी लोगों ने ना यहाँ पे मीटिंग कर लिया था क्योंकि ये सभी लोग ना शेर की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे और ये लोग सोच रहे थे कि जब शेर डेट पे होगी ना तो उस टाइम पे ना ये सभी लोग बॉडीगार्ड की तरह ना उसकी रक्षा करेंगे। वहाँ पे एक एल्फ मेंबर होता है ना, वो काफी ज्यादा अजीब लैंग्वेज में बात कर रहा था जहाँ पे किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक बंदी ना दूसरे एल्फ को बोलती है कि तू भी एक एल्फ है ना, तो तू बता कि आखिरकार वो क्या बोलना चाह रहा है। और इसके बाद वो बंदा बताता है कि वो बोलना चाह रहा है कि ना बेल को उठा लिया जाए। और ये सुन के ना भाई वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अगर ऐसा होगा ना तो भाई लेडी फ्रेया काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी। और गॉडेस फ्रेया जो है ना वो बेल को काफी ज्यादा पसंद करती है और अगर बेल मर गया ना तो भाई वो सीधा जन्नत तक जा सकते हैं, मतलब स्वर्ग के दरवाजे पे जा सकती है बेल को वापस लाने के लिए। और इसके बाद एक बंदा जो होता है ना वो काफी ज्यादा बोर हो रहा था और वो बोलता है कि मैं शेर को प्रोटेक्ट कर लूंगा और तुम्हें बाकी जो भी करना है ना तुम कर लो। और इसके बाद हमें बेल दिखाया जाता है जो कि शेर से मिलने के लिए जा रहा होता है और उसको तो यही नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिरकार वो जाके बात क्या करेगा। और उसको भी पता चल चुका था कि शेर ने उसको एक रोमांटिक डेट के लिए इनवाइट की थी। एक पल को वो ये भी सोचता है कि क्या पता वो केवल मजे करने के लिए ये सब कर रही हो और जब मैं जाके इसके बारे में पूछूं तो इसके बाद वो मेरा मजाक उड़ाने लगे। और बेल ना ये सब बातें सोच रहा होता है लेकिन तभी अचानक से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है और उसने ना हुडी पहन रखा था और वो लगातार अटैक किया जा रहा था और बेल बस डॉज किया जा रहा था उस अटैक को। इसके बाद ना वो बंदा बेल को मार मार के ना काफी गंदी हालत कर देता है और तभी वो बंदा बताता है कि मेरा नाम हिडन है और हमें दिखाया जाता है ये तो वही एल्फ होता है। हमें शेर दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि जो भी फीलिंग्स उसको बेल को लेके है क्या वो लव वाली फीलिंग्स है, क्योंकि ना उसको गॉडेस चेन से ना आजाद होना था और आजाद होने के लिए सबसे पहले उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में पता होना था। इसलिए वो सोचती है कि सबसे पहले वो अपने इम्पल्सेस के सुनेगी और इसके बाद वो गॉडेस फ्रेया के पास जाती है और उसको बता देती है कि वो बेल के साथ ना डेट पे जाना चाहती है। वो उसकी परमिशन मांगने के लिए आई है और गॉडेस फ्रेया के चेहरे से एकदम साफ पता लग रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इसको लेके। बट जब वो शेर की आंखों को देखती है ना तो भाई उसकी आंख में ना अलग ही चमक होता है और गॉडेस ना उसकी बात को मान लेती है, बट एक कंडीशन पे, अगर बेल को उसके सीक्रेट के बारे में पता लगा ना तो भाई फिर वो कभी भी बेल से नहीं मिल पाएगी। और शेर ना इसके बाद भी उसकी बात को मान जाती है और इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे हेडन पूछता है कि आखिरकार तुम शेर को लेके कहाँ पे जाने वाले हो और क्या तुमने कोई प्लान भी बनाया है या फिर नहीं। और बेल तो अभी तक इस बात पे भी कंफ्यूज था कि उसको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं। और हेडन बोलता है कि तुम्हें इस ऑफर को एक्सेप्ट करना होगा, तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है और साथ ही तुम्हें ना काफी ज्यादा खुश होना चाहिए कि तुम्हें शेर ने ऑफर दिया है डेट के लिए और ये तुम्हारे लिए सच में काफी बड़ी बात है देखा जाए तो। और अगर मान लो तुमने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया ना तो मैं तुम्हारे पूरे हेस्टिया फैमिली को ना अकेले ही खत्म कर दूंगा। और इसके बाद बेल जो होता है ना वो काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलता है कि अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे एक लड़की तो पसंद है। और इसके बाद हेडन जो होता है ना भाई वो अपने तरीके से उसको समझाता है कि अगर तुम्हें शेर के अलावा और भी कोई पसंद है तो भाई उसको अपने दिमाग से निकाल दे, शेर के अलावा तेरे सपने में भी कोई नहीं आना चाहिए। और हिडन को पता चल चुका था कि भाई इसकी बस की बिल्कुल भी नहीं है कि ये शेर को इम्प्रेस कर सके। और इसके बाद ना वो उसको रेडी करने वाला था डेट के लिए और तभी हेस्टिया फैमिली के पास ना एक लेटर पहुंचता है और ये लेटर ना बेल ने भेजा था कि वो तुम लोगों को बचाने के लिए ना, मतलब कि फैमिली को बचाने के लिए ना इस डेट पे जा रहा है और तुम लोग प्लीज मुझे ढूंढना मत बट प्लीज मेरी मदद कर देना। और ये सुनने के बाद ना वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और लिलिया तो सोचती है कि हमें मिसिंग रिपोर्ट को दर्ज करवा देना चाहिए। और इसके बाद किस तरीके से चलना है, किस तरीके से बोलना है, पिकअप लाइन मारना है तुम्हें बीच बीच में और साथ ही बकवास बातें तो बिल्कुल भी नहीं करना, ये सारी चीजें सिखाता है। और कुछ गलत करता है ना बेल तो उसके बाद उसको काफी ज्यादा पीटता भी है बंदा। किस तरीके से तुम्हें खाना खाना चाहिए, लड़की को इम्प्रेस कैसे करना चाहिए, एक फ्लावर देना चाहिए और कैसे लाइनें मारनी चाहिए, भाई काफी सारी चीजें सिखाता है वो उसको। और उस बेचारे को भी हेस्टिया फैमिली को बचाने के लिए ना वो सब कुछ सीखने लगता है। और इसके बाद जब उसकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाती है ना तो ना उसको एक डंजन में भेज दिया जाता है और वहाँ पे 3 लड़कियां थी और उन तीनों को ना बेल को इम्प्रेस करना था। और देखा जाए ना तो ये काम बेल के लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं था क्योंकि बेल ना सच में काफी ज्यादा फेमस था और वो लड़कियां वैसे ही इम्प्रेस हो
जाने वाली थी। और भाई बेल ना वहाँ पे उन तीनों को ना अपने चार्म की मदद से ना काफी अच्छे से इम्प्रेस कर देता है और वो तीनों लड़कियां ना बेल को डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन बेल वहाँ पे मना कर देता है। और इसके बाद हेडन जो होता है ना वो उसको वहाँ पे फिर से काफी गंदी तरीके से धो देता है, क्योंकि ना बेल को ना उन तीनों को एक हद तक इम्प्रेस करना था, लेकिन उसने कुछ ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। और इसके बाद जो हेडन होता है ना वो उसको लेके जाने लगता है वहाँ से। इसके बाद वो दोनों ना रिवेलिया टाउन में जाते हैं, जहाँ पे ना एक स्नैक मिलता है जो कि ना केवल कपल ही ऑर्डर करते हैं। और वो जो स्नैक होता है ना वो काफी ज्यादा मीठा होता है और बेल को ना मीठी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हेडन बोलता है कि तुम्हें एक लड़की को पकड़ना होगा और उसके साथ ना तुम्हें वो स्नैक खरीद के लाना होगा। और उसको ना उसके साथ खरीदना ही नहीं था बल्कि उसके साथ बैठ के खाना भी था। और बेल को मीठी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बट क्या करे मजबूरन उसको जाना पड़ता है। कसेंडा जो होती है ना वो डेफनी को मना रही थी वही स्वीट वाली चीज खरीदने के लिए, लेकिन डेफनी को तो वो बिल्कुल भी पसंद ही नहीं था। और इसी बहाने ना बेल को पता चल जाता है कि आखिरकार किसके साथ वो स्वीट खरीदने जा सकता है और खा भी सकता है। और इसके बाद ना बेल उन दोनों के साथ बैठ के ना वहाँ पे अपना थोड़ा चार्म दिखाने लगता है और थोड़े बच्चों की तरह खाने लगता है और बोलता है कि मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये देख के ना कैसेंड्रा जो होती है उसने ना और भी ज्यादा मीठा बनवा रखा था, वो अपना वाला ऑफर करती है बेल को और बेचारे को मजबूरन खाना पड़ता है। और थोड़ा अपना चार्म दिखाने के लिए ना वो कैसेंड्रा के हाथ को पकड़ के और उसी के हाथ से वो खाता है। ये देखने के बाद तो कैसेंड्रा क्या डेफनी का भी हार्ट बीट वहाँ पे काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। कैसेंड्रा के मुंह पे थोड़ा सा क्रीम लगा हुआ था और बेल उस क्रीम को हटाता है और वो खुद ही खा जाता है और इसके बाद बेचारी बेहोशी हो जाती है वहाँ पे। और इसी के साथ बेल का जो मिशन था ना भाई वो अच्छे तरीके से कामयाब हो जाता है। और मामा मिया के रेस्टोरेंट में ना हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती है जिनको ना फेस्टिवल में जाने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा वर्कर ही नहीं थे वहाँ पे। लेकिन एक लड़की जो होती है ना उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। और इसके बाद फाइनली गॉडेस्ट फेस्टिवल का दिन आ जाता है और वहाँ पे ना गॉडेस्ट अपना स्पीच दे रही होती है और हमें तो बेल से मतलब है भाई। वो ना एकदम रेडी होके खड़ा था और एक फनी बात आपको बताऊं, वो ना वहाँ पे 5 घंटे से वेट कर रहा था, क्योंकि ना हेडन जो था ना उसने पहले ही बोल दिया था कि तुम किसी भी डेट पे जाओ ना लड़की के साथ तो तुम्हें 5 घंटे पहले जाके वहाँ पे रुकना चाहिए। और तभी वहाँ पे शेर भी आ जाती है और वो भी काफी जल्दी आई थी और वो हैरान होती है कि बेल उससे भी जल्दी वहाँ पे आ गया था। और शेर को ना वो आउटफिट देख के ना काफी अच्छा लगता है बेल का, मतलब कि वो सूट देख के। और बेल जो होता है ना वो भी तारीफ करता है कि आज तुम भी सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। और हमें ना मामा मिया का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पे ना हेस्टिया फैमिलिया को ना उन्होंने काम पे लगा दिया था, क्योंकि भाई इन लोगों का कर्ज था उनके ऊपर और बेचारे को मजबूरन करना पड़ता है उन सभी को। और गॉडेस्ट हेस्टिया जो थी ना भाई वो किसी भी काम की नहीं थी, वो बार बार बर्तन को वहाँ पे तोड़े जा रही थी। और जो बाकी के वर्कर होते हैं ना वो भाई चुपचाप वहाँ से कल्टी खा लेते हैं। और भाई बेल ना कहीं भी कसर पीछा नहीं छोड़ रहा था, मतलब कि वो काफी अच्छी तरीके से इम्प्रेस कर रहा था, चाहे वो खाना खाने में हो या फिर उसके साथ घूमने में हो, हर जगह वो काफी बढ़िया कर रहा था। रियू जो होती है ना उसको वो सब देख के ना थोड़ा बुरा तो लगता है, बट क्या करे बेचारी के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। और हमें बाकी के लोग भी दिखाए जाते हैं जो कि शेर को ना वहाँ पे चारों तरफ से गार्ड कर रहे होते हैं। और अभी ना बेल काफी ज्यादा जेंटलमैन टाइप्स कर रहा था ना काम, तो भाई वो ना शेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि शेर को ये वाला बेल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसको ना वही बच्चे वाला बेल पसंद था जिसको कुछ भी नहीं पता कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। और बेल इतनी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा था ना, तो वहाँ पे शेर को ना बुरा तो नहीं लग रहा था, बट वो अच्छा नहीं लग रहा था उसको, मतलब कि ना ये सब काम ना शेर को खुद करना था, क्योंकि वो बड़ी वाली हरकतें करने वाली थी और बेल तो बच्चों वाली हरकतें हर वक्त पे करता है। ये तो आपको भी पता होगा अगर आपने पुराना सीजन देखा होगा तो। और इसके बाद तभी बेल ना उसको कैंडी ऑफर करता है और शेर गुस्से में होने के बाद भी वो कैंडी को खाती है। और इसके बाद शेर बताने लगती है कि जो हमें 4 गॉडेस दिखाई दे रही है ना, पिछले साल तक ना यहाँ पे 5 गॉडेस थी, लेकिन किसी प्रॉब्लम के कारण एक गॉडेस को हेवन में वापस जाना पड़ा। तभी बेल की नजर ना गॉडेस फ्रेया के ऊपर जाती है और भाई गॉडेस फ्रेया ना काफी गुस्से में देख रही होती है बेल को। और शेर जो होती है ना भाई वो तुरंत बेल को लेके वहाँ से निकल लेती है। और इसके बाद वो दोनों इसी तरीके से घूम रहे होते हैं और हेस्टिया ना अब बेल को ढूंढने के लिए आई होती है। जिस जगह पे वो काम कर रही थी वहाँ पे वो सारा काम तो बेकार कर रही थी, इस कारण ना उसके टीम के बंदे ना भाई अपनी गॉडेस को ही ना धक्के मार के भगा देते हैं और बोलते हैं कि तुमसे ये ना हो पाएगा। और इसके बाद वो काफी गुस्से में ना बेल को ढूंढ रही होती है। इसके बारे में ना वो इसी लड़की से पूछती है और ये लड़की ना उसका लोकेशन बता देती है कि आखिरकार बेल अभी कहाँ पे गया है। और इसके बाद तभी बेल एक जगह पे शेर से पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे उसके सामने डार्लिंग क्यों बोला। और शेर बोलती है कि अभी मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, हम दोनों डेट पे है तो इतना तो बोल ही सकते हैं ना। तभी शेर को फील होता है कि बेल ना आइंस को डेट करना चाहता है और तभी बेल वहाँ पे बता देता है कि मुझे ना मास्टर ने इस काम के लिए ट्रेन नहीं किया था, तो इस कारण मुझे नहीं पता कि अभी क्या करना चाहिए मुझे। और अब शेर को सब कुछ समझ में आ चुका था कि आखिरकार बेल इतनी अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रहा है और उसको पता चल चुका था कि इसका काम है। और इसके बाद उसको थोड़ा गुस्सा आने लगता है और तभी बेल बोलता है कि इस डेट पे मैं तुम्हें खुश तो करना चाहता था,
ये मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। और शेर को पता था कि बेल कभी भी झूठ नहीं बोलता और इसके बाद वो मान तो जाती है, बट तभी बोलती है कि तुम मुझे किडनैप करके यहाँ से कहीं और ले चलो, क्योंकि मुझे पता है कि फ्रेया फैमिली के सारे लोग ना मुझे यहाँ पे चारों तरफ से गार्ड कर रहे हैं और मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा और मुझे थोड़े टाइम के लिए आजादी चाहिए। तो वो बोलता है बेल को कि मुझे किडनैप करके तुम कहीं और लेके चलो। इसके बाद बेल और शेर जो होते हैं ना वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और आगे जाने लगते हैं। हमें सभी फ्रेया फैमिली के मेंबर्स भी दिखाए जाते हैं जो कि उनके ऊपर नजर रखे हुए थे और हमें हेस्टिया भी दिखाई जाती है जो कि बेल को ढूंढ रही होती है। हेस्टिया को पता चल जाता है कि बेल किस तरफ को गया है और वो उस तरफ को जाने लगती है ना, तभी ये बंदा ना उसका रास्ता रोक लेता है और बाकी के मेंबर जो होते हैं ना उनको पता होता है कि अभी वो दोनों ना एक बैग की दुकान पे गए हैं, मतलब कि बेल और शेर एक बैग की दुकान पे गए हैं। लोग सोच रहे होते हैं कि उसको दुकान में गए ना काफी ज्यादा टाइम हो गया, बट अभी तक बाहर नहीं निकले और कैप्टन ना उनकी रिपोर्ट लेने के लिए भी उनके पास आता है। इसके बाद तभी दुकान से बंदे निकलते हैं और वो बोलते हैं कि बेल और शेर ना दुकान से अचानक से गायब हो गए और इसके बाद ना वहाँ पे काफी ज्यादा हड़बड़ी फैल जाती है। और इसके बाद हमें बेल और शेर भी दिखाए जाते हैं जो कि ना एक इनविजिबल चादर की मदद से ना वहाँ से भाग रहे होते हैं। इस टाइम पे शेर जो थी ना वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि बेल ने एक तो उसकी बात मान ली और ऊपर से उसको इस टाइप का एडवेंचर वो भी बेल के साथ करने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। और इसके बाद ना बेल उन लोगों से ना दूरी बनाने की भी कोशिश करता है और उसको लेके दूसरी तरफ जाता है दीवार के। और तभी बेल को पता चलता है कि उसने थोड़ा बहुत गैप तो बना दिया है उनके बीच में, बट फिर भी वो थोड़ा छिप के ही आगे जाने की बात करते हैं। और तभी बेल ना एक जगह को देखता है और वो शेर को बोलता है कि अभी हम आगे जाएंगे बट मुझे उससे पहले उस जगह पे जाना है। और शेर भी उसकी बात पे एग्री कर जाते हैं, तुम्हें जहाँ चल रहा है बताओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और इसके बाद ना वो दोनों ना एक चर्च के अंदर जाते हैं और ये चर्च ना बाहर के लोगों के लिए खुला हुआ नहीं रहता, लेकिन अभी गॉडेस फेस्टिवल चल रहा है ना, इस कारण अभी बाहर के लोग भी इस चर्च के अंदर आ सकते थे। और उसके बीच में ना हमें एक कॉफिन भी दिखाया जाता है जो कि ना एक काफी बड़े लेजेंड का स्पिरिट होता है इसके अंदर। और इसके बारे में ना हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। स्पिरिट ना काफी ज्यादा पुराना है और ये जो चर्च बनाया गया है ना ये भी काफी ज्यादा पुराना है, मतलब कि पुराने टाइप के तरीके से बनाया गया है इसको। इसके बाद शेर को भी ना उस चर्च की कहानी के बारे में याद आने लगता है और ये कहानी होती है एक हीरो और एक स्पिरिट के बीच में। शेर को जैसे कहानी पता थी वो मतलब कि इस तरीके से थी कि हीरो को ना स्पिरिट काफी ज्यादा पसंद आती है और वो उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल स्टोरी थी ना वो काफी ज्यादा डिफरेंट थी और बेल को ना वो पूरी स्टोरी पता थी। हीरो मतलब कि स्पिरिट से प्यार तो करती थी बट वो केवल स्पिरिट को ही नहीं बल्कि वो एक और लड़की को प्यार करती थी और वो लड़की ना हीरो को हर वक्त पे सपोर्ट किया करती थी, इसलिए ना हीरो के ना दिल में उस लड़की के लिए भी काफी ज्यादा फीलिंग्स थी। अंत में ना हीरो उस लड़की और स्पिरिट में से ना स्पिरिट को नहीं चुनता और वो उस लड़की को चुनता है। और वो स्पिरिट ना हीरो को इतना ज्यादा प्यार करती थी, मतलब कि लिटरली इतना ज्यादा प्यार करती थी ना कि वो उसको मारने के लिए भी जाने लगती है इसके बाद। और इसके बाद ना तभी उस लड़की को ना एक ड्रैगन मारने के लिए आता है, मतलब कि मॉन्स्टर टाइप आप कुछ भी बोल सकते हो। और स्पिरिट ना उस लड़की को बचाने के लिए ना अपनी जान वहां पे दे देती है। बेल के हिसाब से ना हीरो को ना वो हीरो नहीं मानता था क्योंकि वो हीरो था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने करीबियों को नहीं बचा पाया और वो सोचता है कि ये गलती मैं चाहता हूँ कि और कोई भी ना करे। और वहाँ पे शेर को समझ में आ जाता है कि बेल उसको क्या बोलना चाहता है और इसके बाद वो बोलती है कि अगर ऐसी सिचुएशन तुम्हारे साथ भी हो जाए और मैं काफी ज्यादा पागल हो जाऊं तो क्या तुम मुझे हैंडल करोगे या फिर मुझे भी वैसे ही छोड़ दोगे? अगर स्पिरिट की तरह मैं किसी और को हर्ट करने के लिए जाऊंगी तो उस टाइम पे तुम क्या करोगे? और बेल बोलता है कि मैं उसको ऐसा नहीं करने दूंगा और मैं उससे पूछूंगा कि आखिरकार वो ऐसा कर क्यों रही है। शेर बोलते हैं कि बस तुम इतना ही करोगे, तुम गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करोगे उसके ऊपर। मुझे तो लगा था कि तुम उसके कान में जाके बोलोगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और तुम्हें मैं अपने घर पे लेके जाऊंगा और पूरी जिंदगी अपने साथ रखूंगा। मतलब कि शेर ये सब चीजें चाहती थी कि बेल उसके साथ करे, बट बेल वहाँ पे सीधा मना कर देता है कि भाई मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला। इसके बाद शेर बोलते हैं कि मैं तो ऐसे तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ और ये बेल को बता रही थी मजाक कर रही है, बट उसकी फीलिंग्स एकदम रियल थी, वो ऐसा चाहती है कि बेल उसके साथ करे। और इसके बाद ना वो लोग वहाँ पे काफी ज्यादा टाइम बिताते हैं और तभी बेल बोलता है कि अब हमें डिनर भी कर लेना चाहिए। और इसके बाद ना सबसे पहले तो वो बाहर चेक करता है कि आखिरकार कोई फ्रेया फैमिली का मेंबर तो नहीं है ना यहाँ पे। और इसके बाद ना वो शेर को आवाज लगाता है, लेकिन शेर तो पहले ही उससे पहले ही बाहर आ चुकी थी और वो ना कुछ आइटम्स को देख रही होती है और वो चीज ना उसको काफी ज्यादा पसंद आता है और वो ना काफी प्यारी तरीके से ना बेल की तरफ देखने लगती है और बेल को पता चल चुका था कि ये इसको चाहिए। और इसके बाद ना बेल वो उसको खरीद के दे देता है और इसके बाद ना वो आधा टुकड़ा बेल को दे देती है और आधा टुकड़ा अपने बाल में लगा लेती है और बेल से पूछते हैं कि आखिरकार ये कैसा लग रहा है और बेल बोलता है कि सच में काफी अच्छा लग रहा है। और इसके बाद शेर बोलते हैं कि तुम इसी तरीके से मेरी लगातार तारीफ करते रहो। और इसके बाद ना बेल ने ना एक बोट रेस्टोरेंट बुक किया था और ये ना स्पेशली बुक करना होता है और वैसे तो ये रेस्टोरेंट हमेशा यहीं पे रुका रहता है, मतलब कि बोट नहीं चलता, लेकिन गॉडेस फेस्टिवल वाले दिन थोड़ा स्पेशल हो जाता है ना, इस चक्कर में ना आज के दिन बोट पानी के अंदर घूमता भी है। बेल को लगता है कि शेर को ये चीज पसंद नहीं आया, लेकिन शेर बोलते हैं कि सच में काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद वो दोनों अपनी सीट पे जाते हैं और वहाँ पे उनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है, आसपास का नजारा भी देखते हैं वो वहाँ से। और बेल को वहाँ पे लग रहा था कि भाई ये कुछ ज्यादा स्मूथ नहीं हो रहा और
आज तक मेरी लाइफ इतनी स्मूथ तो बिल्कुल भी नहीं गई थी। और तभी हमें दिखाई जाती है कि जो हेस्टिया है ना भाई, वो उसके ऊपर नजर रखी हुई थी। लिटरली भाई हमारा हीरो ऐसे ही थोड़ी ना हीरो बन गया है। हेस्टिया को ना वहाँ पे शेर दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो ना थोड़े गलत पोजीशन में बैठी हुई थी। और वहाँ पे केवल हेस्टिया ही नहीं बल्कि बाकी की लड़कियां भी हमें दिखाई जाती है। और वो लोग सोचते हैं कि आखिरकार जब हमें यहीं पे काम करना था तो हम वहां से क्यों बाहर निकले। बट उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर इस बोट पे चढ़ना था ना तो उनको वो जॉब करना पड़ता। और हमें बेल और शेर भी दिखाए जाते हैं जो कि भाई काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। और इसके बाद वो लोग डिनर कर रहे थे ना, तभी बेल पूछता है कि तुम्हें फ्रेया फैमिली गार्ड कर रही है, तुम सच बताओ तुम एक मामूली वेट्रेस ही हो क्या। और तभी शेर बोलते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी बट हमारे रिलेशनशिप में कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए। और बेल वहाँ पे प्रॉमिस कर देता है कि हाँ हमारे बीच में कुछ भी खराब नहीं होगा। और भाई वो बताने ही वाली होती है लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि बोट रुक चुका है और फ्रेया फैमिली के बंदे ना वहाँ पे आ रहे हैं। और एक दो बंदे नहीं बल्कि सारे बंदे होते हैं। और कैप्टन जो होता है ना भाई, वो तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और इसको लग रहा था कि बेल ना शेर के साथ ना थोड़ा उल्टी सीधी हरकतें करेगा, मतलब कि वो वाला आप लोग समझ जाओ। वो लोग ना सीधा ऑर्डर दे देते हैं कि अगर तुम्हें बेल दिखे ना तो उसको टपका डालो। ये बात आइन सुन जाती है और वो ना कैप्टन को रोकने के लिए जाती है। और कैप्टन बोलता है कि तुम्हारा मैटर नहीं है तो तुम चुपचाप साइड हट जाओ यहाँ से। इसके बाद ना आइन भी वहाँ पे लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाती है और बोलती है कि तुम बेल को तो कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके बाद तभी ना कैप्टन की टीम का जो बंदा होता है ना, मतलब कि फ्रेया फैमिली का, वो देख लेता है कि आखिरकार बेल और शेर है कहाँ पे और वो बता भी देता है अपने लोगों को। इसके बाद ना वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और शेर ना वहाँ पे अपने बाकी के साथियों को भी मदद के लिए बुला लेती है। शेर ना सीधा पानी में जंप कर जाती है क्योंकि उसको पता था कि बेल उसको कुछ भी नहीं होने देगा। और ऐसा ही होता है, बेल उसको बचाने के लिए जाता है पानी में। बेल ने उसको बचा के किनारे पे ले आया था। और इसके बाद ना वो गीला होते हुए पूरे टाउन में भागने लगते हैं। शेर को तो वहाँ पे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और इसके बाद ना वो बेल को लेके ना एक ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पे ना पुराने सभी हीरोज के ना मूर्ति बने हुए थे। और उस ब्रिज को ना हीरोज ब्रिज कहा जाता था क्योंकि अब मैंने रीजन तो आपको बता ही दिया। और जो उनका लास्ट हीरो था ना, उनका नाम एल्बर्ट था और वो भी भाई काफी ज्यादा पावरफुल था। और ड्रैगन को, मतलब कि ब्लैक ड्रैगन को ना उसने काफी गंदी तरीके से पेला था। उसके बाद ना बेल सोचता है कि आखिरकार एल्बर्ट के सामने वाली मूर्ति क्यों खाली है। और तभी शेर बताती है कि आज तक कभी कोई ऐसा बंदा बना ही नहीं जिसकी फोटो एल्बर्ट के सामने लगाया जाए, मतलब कि मूर्ति बनाया जाए। और वहाँ पे शेर बताती है कि ये दुनिया ना अपने फाइनल हीरो को देखना चाहती है और पक्का मुझे भरोसा है कि फाइनल हीरो कभी ना कभी तो यहाँ पे जरूर आएगा और वो उस एंशिएंट ड्रैगन को हराएगा और इसके बाद उसकी मूर्ति यहाँ पे बनेगी। तभी शेर बेल को बोलते है कि क्या तुम मेरे इस हीरो वाली स्टोरी पे बिलीव करते भी हो या फिर नहीं, क्योंकि मैं जब भी इस जगह पे आती हूँ ना तो मुझे भी शक होता है कि क्या सच में हीरो होते हैं या फिर नहीं। कि मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने टाइम में एक हीरो को देख सकूं, अपनी लाइफ में एक हीरो को देख सकूं और वो एक आखिरी हीरो होगा। बोलती है कि वो सिर्फ मुझे बचाने के लिए आए और मैं उसको हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती हूँ। और इसके बाद वो इसी तरीके से बात कर रही थी और तभी उनको रियलाइज होता है कि फ्रेया फैमिली फिर से वहाँ पे आने वाली है। और इसके बाद तभी वो लोग वहाँ से भी जाने की बात करते हैं। शेर बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, एक जगह है और वो जगह ना एक होटल होती है। और मानोगे नहीं आप लोग, वहाँ पे जाते ही ना शेर नहाने के लिए चली जाती है। नहाने के बाद ना वो बेल से कपड़े मांगती है और बेल ने ना कपड़े का जुगाड़ पहले ही कर दिया था। और इसके बाद वो उसको कपड़े देता है और वो बाहर निकलती है ना, तभी बेल दोबारा नहाने के लिए अंदर चला जाता है काफी स्पीड में भाई। और इसके बाद बेल जब नहा के बाहर आता है ना तो वो नोटिस करता है कि शेर ने पैंट पहनी नहीं थी। और शेर बताती है कि वो पैंट जो तुम लेके आए थे वो काफी ज्यादा ढीला था और वो बार बार उतर रहा था। और इसके बाद तभी शेर बोलते हैं कि आज हम दोनों एक ही बेड को शेयर कर लेंगे, लेकिन बेल वहाँ पे मना कर देता है क्योंकि भाई अगर गॉडेस्ट को पता लग गया ना तो भाई वो तो छोड़ने वाली है नहीं बेल को। और इसके बाद ना शेर बेल को अपने बगल में बैठने के लिए बुलाती है और बेल ना वहाँ पे आके बैठता है। और शेर को लगता है कि अब तो शायद ये कुछ करेगा मेरे साथ, लेकिन बेल भाई सच में काफी ज्यादा शरीफ बंदा होता है, वो चुपचाप वहाँ पे बैठे रहता है। और इसके बाद तभी बेल पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ डेट पे क्यों आई हो। और तभी शेर जो होती है भाई वो अब अपनी फीलिंग्स को बताने वाली होती है और वो बेल को वहाँ पे बिस्तर पे लिटा देती है और वो उसको किस करने वाली होती है, लेकिन बेल ना उसको रोक देता है किस करने से। और बेल ना ऐसा नहीं चाहता था कि आगे जाके ना दोनों में से किसी को भी कुछ पछतावा हो। और इसके बाद ना शेर जो होती है वो ना थोड़ा अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, मैनिपुलेशन टाइप आप कह सकते हो या फिर हिप्नोटिज्म टाइप। बट उसको क्या पता कि ये सब मैजिक बेल के ऊपर काम ही नहीं करता। और इसके बाद शेर वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है और बोलते है कि प्लीज तुम मेरी तरफ मत देखना। और इसके बाद ना दोनों ही एक बेड पे सोने लगते हैं और शेर ना काफी ज्यादा क्लोज आने लगती है बेल के और बेल को ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आने लगता है। और तभी शेर बोलती है कि तुम रियो के साथ तो बिल्कुल भी नहीं शर्माए और तुम अभी क्यों शर्मा रहे हो। और तभी बेल उसको क्लियर करते हुए बोलता है कि मैंने रियो के साथ कुछ भी नहीं किया और ना ही मैं तुम्हारे साथ अभी कुछ करने वाला हूँ। और शेर को तो इतना क्लियर हो चुका था कि भाई वो बेल को पसंद करती है, मतलब कि प्यार करती है उसको। और इसके अगले दिन ना जब बेल शेर को देखता है तो वो वहाँ पे होती नहीं है। और इसके बाद ना अपना बेल तैयार होकर अपना निकल जाता है और तभी रास्ते में उसको रेल्फ दिखता है और वो बोलता है कि आखिरकार भाई तू यहाँ पे कर क्या रहा है। और इसके बाद बेल पूछता है कि भाई आखिरकार तूने इस टाइप के कपड़े क्यों पहना है। और वहाँ पे ना रेल्फ सब कुछ बताता है कि कैसे वो मामा मियाँ के रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, वो नहीं बल्कि पूरा हेस्टिया फैमिली ही काम कर रहा है एक तरह से।
वैसे तो। और बेल बिना अपनी सारी सिचुएशन के बारे में रैल्फ को बता देता है और बेल को लग रहा था कि वो तो रेस्टोरेंट चली गई होगी शेर मतलब की, बट वो तो वहाँ पे भी नहीं होती। और तभी रैल्फ बोलता है कि उसने तो अपनी सारी फीलिंग्स के बारे में तुझे बता दिया है और जब वो तुझसे मिलेगी तो तू आखिरकार क्या करने वाला है। और वो उसको बोलता है कि तू भाई शेर को बिल्कुल भी अटका के मत रहियो, जो अपनी फीलिंग्स होना वो सच्ची सच्ची उसको बताइयो। और ये चीज सुनने के बाद ना बेल भी एकदम क्लियर हो जाता है कि आखिरकार शेर से मिलने के बाद उसको क्या करना है। और इसके बाद वो ना शेर को ढूंढने लगता है, बट तभी उसको रियलाइज होता है कि फ्रेया फैमिली के बंदे तो उसको ढूंढ ही नहीं रहे। और तभी उसको कुछ सेंस होता है और इसके बाद वो सीधा छत पे चला जाता है। और ये जो बंदा था ना, ये फ्रेया फैमिली के ना एकदम टॉप रैंकर्स में से एक था और बेल को पता चल चुका था कि ये वही बंदा है जिसकी बातें किसी को भी समझ में नहीं आती। बेचारे की आवाज किसी को समझ में नहीं आती, लैंग्वेज समझ में नहीं आती ना, इसलिए वो काफी ज्यादा उदास भी हो जाता है वहाँ पे। और इसके बाद ना बेल शेर के बारे में पूछता है, बट वो बंदा तो खुद ही शेर को ढूंढ रहा होता है। और इसके बाद ना वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद ना हमें गॉडेस हेस्टिया दिखाई जाती है भाई, जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है, बेल नहीं आया था इस कारण। और वो ना हरमिस को बताती है और हरमिस उतना ज्यादा परेशान नहीं होता क्योंकि उसको पता था कि भाई बेल कहीं पे भी हो वो एकदम सेफ ही होगा। और जितने भी लोग होते हैं ना वो सभी उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। और रियो जो थी ना भाई, उसके दिमाग में तो कुछ अलग ही ख्याल आ रहे थे क्योंकि वो दोनों पूरी रात से गायब थे। और तभी आन्या बताती है कि मैंने ना एक जगह पे बेल को देखा है। और इसके बाद सबसे पहले वो रियो को होश में लाते हैं और इसके बाद बेल ना फाइनली शेर को ढूंढ लेता है। और वहाँ पे शेर ना काफी ज्यादा खुश होती है कि फाइनली बेल ने मुझे ढूंढ लिया है। और इसके बाद ना बेल सबसे पहले तो वो चीज शेर को देता है जो कि उसने उसके लिए खरीदा था। और इसके बाद ना शेर वहाँ पे ना उसको किस करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे होगनी आ जाता है और वो ना उनके ऊपर अटैक कर देता है। और वो वहाँ पे शेर को मारने के लिए आया होता है क्योंकि ना अब शेर जो थी ना भाई वो काफी ज्यादा क्लोज हो रही थी बेल की। और बेल भाई कुछ अलग ही लेवल का बंदा था और लिटरली भाई यहाँ पे सीरियसली होगनी मारने के लिए आया था शेर को। बेल वहाँ पे रोकने की कोशिश करता है बट भाई वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था उसका। और होगनी भी काफी बड़ी दुविधा में था, वो बेल को कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि फ्रेया को भी बेल पसंद था। और इसके बाद ना रियू भी वहाँ पे आ जाती है उनको बचाने के लिए और गॉडेस फ्रेया को ना रियू भी पसंद थी, तो अब वो उसको भी नहीं मार सकता था। भाई यहाँ पे क्या सीन बन रहा है, बट उसका इतना क्लियर था कि वो शेर को यहाँ पे खत्म करने वाला है। और वहाँ पे ना और भी बाकी के लोग उनके आ जाते हैं और इन लोगों को तो इतना समझ में आ चुका था कि भाई ये तो चुटकी भर भी नहीं टिकने वाले इनके आगे। और इसके बाद वो सभी लोग बोलते हैं कि भाई हम इसको 1 मिनट तक भी नहीं रोक सकते, तो तुम्हें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। और बेल तो शेर को लेके वहाँ से भाग जाता है और जो रियू होती है ना वो सीधा होगनी से भिड़ जाती है। और होगनी वहाँ पे रियू को कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो तो फ्रेया को पसंद थी। और होगनी ना इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि वो बस रियू को टच करता है भाई, सिर्फ टच करता है और उसी में वो खत्म हो जाती है एकदम, मतलब कि मरती नहीं है, एकदम मरने वाली हालत हो जाती है। और उसके साथ बाकी के जितनी लड़कियां थी ना उन सभी की भी हालत एकदम खत्म सी हो जाती है। और आन्या भी थोड़ा बहुत होश में बची थी और फ्रेया फैमिली का एक बंदा ना आन्या को पहचान जाता है, उसका रियल नाम भी वो पहचान जाता है। और तभी वहाँ पे वाना फ्रेया भी आ जाता है। और मैं आपको बता दूं ये ना आन्या का बड़ा भाई है, सगा बड़ा भाई। और अगर मैंने थोड़ा बहुत भी नाम लेने में गलती की हो ना तो भाई प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि इसके ना एक ही सीन में ना काफी ज्यादा कैरेक्टर आ जाते हैं और सभी कैरेक्टर एक तरह से मेन देखा जाता है और उन सभी के नाम याद रखना ना भाई थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। मुझे जितना याद है मैं उतना बता देता हूँ आपको। फिर भी वो नहीं चाहता था कि आन्या इस मैटर में पड़े और आन्या भाई वहाँ पे डर जाती है चुपचाप। और बेल को ना भाई फाइनली हेस्टिया फैमिली भी मिल जाती है, मतलब कि सभी मेंबर्स। और इसके बाद वो ना सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है कि कैसे फ्रेया ना शेर को मारना चाहती है क्योंकि वो खुद ही बेल को पसंद करती है। और वो दोनों छिपने के लिए एक खंडर में आ जाते हैं। और अभी शेर को पता था कि भाई वो कभी भी टाइम बोल सकती है, लेकिन वो इसके बाद भी अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहती थी। और वो अभी भी बताती है कि मैं बेल तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। तो बेल को बोलते कि बेल प्लीज तुम भी मुझे पसंद करो। और तभी बेल को पता होता है कि वो ना रियल शेर है ही नहीं, ये ना कोई फेक शेर है। और ये कैसे पता चला आपको मैं बता देता हूँ, इतना आपको क्लियर हो गया होगा वैसे स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मुझे तो पता चल गया था। अब मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि उसने जो बाल में लगाने वाला खरीद के दिया था ना शेर को, उसके 2 पार्ट थे, एक तो शेर ने अपने पास रखा था और दूसरा बेल को दिया था। और बेल ने अपना वाला पार्ट दिया शेर को, तो भाई शेर के पास तो दोनों पार्ट होने चाहिए थे। और ये जो डुप्लीकेट शेर होती है ना वो बोलते हैं कि अच्छा तुम यहाँ पे जा सकते हो, और वो ना असली वाले शेर का भी लोकेशन बता देती है। और बेल नहीं चाहता था वो मरे, लेकिन वो फिर भी शेर को बचाने के लिए चला जाता है। और इसके बाद ना हमें एक बच्ची दिखाई जाती है, पास्ट का सीन होता है, और वो ना फ्रेया की तरह बनना चाहती थी। और इसके बाद ना फ्रेया ना अपना एक नाम ना उस बच्ची को दे देती है और वो उस बच्ची का नाम ले लेती है अपना, मतलब कि भाई बहुत कंफ्यूजिंग है यार ये सब चीजें। और इसके बाद ना शेर गॉडेस्ट की डॉटर बन जाती है। और इसके बाद सभी लोग आ जाते हैं और वो ना डुप्लीकेट को ढेर लगा देते हैं। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है, और सभी को पता चल चुका था कि ये ना नेमलेस होती है। नेमलेस ना फ्रेया की पर्सनल असिस्टेंट होती है। और नेमलेस को ना ये पता है कि फ्रेया ना बेल को काफी ज्यादा पसंद करती है, लेकिन उसके बाद भी वो बेल को मारना चाहती थी क्योंकि ये चाहती थी ना कि कोई भी आदमी ना मेरे गॉडेस्ट को ना गंदा ना करे, इम्प्योर ना करे। एक तरह से आप समझ जाओ आप किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद तभी हमें हेडन दिखाया जाता है जिसने असली शेर के ऊपर नजर रखा हुआ था। और इसके बाद तभी वहाँ पे बेल आ
जाता है और शेर ने ना ये सब कुछ ड्रामा इसलिए किया था ताकि उसको इतना पता चल जाए कि बेल उसको प्यार करता है या फिर नहीं। और इसके बाद ना शेर वहाँ पे डायरेक्ट बोल देते हैं कि बेल मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे ही चुनो, क्योंकि हर रोज अपनी फीलिंग्स को ऐसे दबा के रखना ये सच में काफी ज्यादा हार्ड काम है और ये मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और बेल वहाँ पे लिटरली उसकी फीलिंग्स को ना रिजेक्ट कर देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। और भाई यहाँ पे शेर ना अब बदल चुकी थी भाई। और तभी वहाँ पे ओटान आता है और वो बोलती है कि एकदम तैयार हो जाओ क्योंकि अब तो शेर को बेल चाहिए था। और इसके बाद ना वो फ्रेया बन के बेल को अपना बनाना चाहती थी। फ्रेया ने ना अपना कॉन्ट्रैक्ट ना हॉर्न के साथ बना रखा था जिसमें ना फ्रेया ना अपनी डिफरेंट पर्सनैलिटी बना सकती थी। तो इसके बाद फ्रेया ने ना शेर नाम की अपनी पर्सनैलिटी बनाई थी कि मान लो बीच में जब हॉर्न फ्रेया की जगह लेना तो फ्रेया को भी मौका मिल जाए एक नॉर्मल लाइफ जीने की शेर के तौर पे। और फ्रेया की प्रॉब्लम ये थी कि उसको सुंदर चीजें काफी ज्यादा पसंद थी और जब वो शेर बन के डेब्रन में काम करती थी ना तो उस टाइम पे उसको बेल काफी ज्यादा पसंद आ गया। और बेल का जो सोल था ना वो काफी ज्यादा प्योर था, इस कारण फ्रेया ना पहली नजर में बेल को पसंद कर गई। और उसके बाद तो आपको पता ही है वो बेल को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करती। और इसके बाद हमें हेस्टिया फैमिली दिखाई जाती है जो कि बाकी लड़कियों को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और रियो को शेर की फिक्र हो रही थी लेकिन बेल बोल देता है कि वो एकदम ठीक है। और तभी आइंस बोलते हैं कि आखिरकार हुआ क्या वहाँ पे, लेकिन बेल ना वहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं बताता। और इसके कुछ टाइम बाद ना बेल रियो को सारी सिचुएशन बता देता है कि जो फ्रेया फैमिली थे ना वो नकली शेर के पीछे पड़े थे और शेर ने उसको प्रपोज किया था लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया। और रियो को ना काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसको लगता था कि शेर उसको सच में काफी ज्यादा पसंद करती है। और बेल भी बताता है कि मैं भी किसी को पसंद करता हूँ और जब मैं उसके लेवल पे पहुंच जाऊंगा तो मैं उसको प्रपोज करूंगा। और यहाँ पे रियो को तो भरोसा ही नहीं होता कि बेल को भी कोई पसंद है। और इसके बाद वो बेल से माफी भी मांगती है। और अभी डेब्रेन ना बंद था क्योंकि लड़कियों की हालत तो काफी ज्यादा खराब थी। तो हेस्टिया फैमिली वाले सोचते हैं कि क्यों ना हम शेर को ही ढूंढ लेते हैं तब तक। और हेस्टिया ना काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि जिस शेर को उसने देखा था क्या वो फ्रेया थी या फिर नहीं थी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पे। और वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है लेकिन तभी उसके सामने फ्रेया आ जाती है और वो सीधा सीधा बोल देते कि मुझे बेल चाहिए। और हेस्टिया को तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार फ्रेया उसको बोल क्या रही है। और फ्रेया को इतना पता था कि हेस्टिया काफी ज्यादा पावरफुल है और क्या पता वो उसको टक्कर भी दे दे, तो वो ज्यादा लड़ाई करने की नहीं सोचती और वो सीधा प्यार से बात करती है कि बिना लड़ाई झगड़ा करे ना प्यार से तुम मुझे बेल दे दे। लेकिन हेस्टिया ना वहाँ पे मना कर देती है। और इसके बाद फ्रेया ना एक इशारा देती है और इसके बाद उसके टीम के जितने भी मेंबर्स थे ना वो सभी हेस्टिया फैमिली के मेंबर्स को ना परेशान करने लगते हैं। मतलब कि उसकी टीम के जितने भी बंदे होते हैं ना उन सभी पे अटैक भी कर देता है और काफी सारे लोग को तो काफी जल्दी वो लोग घायल भी कर देते हैं। मतलब कि टोटल जितने मेंबर्स होते हैं ना सभी के ऊपर अटैक करता है। मैं क्या आपको एक एक करके नाम बताऊं, बट मैं आपको लिली का बता देता हूँ। लिली का तो हाथ ही तोड़ देते हैं वो सभी लोग। और ये जो मॉन्स्टर जैसा इंसान होता है ना ये बेल को लेने के लिए आया था और रियो उसको बचाने की कोशिश करती है बट भाई एक ही पंच में वो काफी दूर चली जाती है। और फनी बात तो ये थी कि ओटार ने ना बेल को भाई एक ही पंच में ना उसको वहीं पे बेहोश कर दिया। और हेस्टिया को तो वहाँ पे कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा था लेकिन तभी वो मॉन्स्टर ना भाई वहाँ पे बेल को लेके आता है। और हेस्टिया ने ये चीज देखे काफी ज्यादा घबरा जाती है लेकिन ओटार भाई उसको टच भी नहीं करने देता। मैं ओटार और मॉन्स्टर दोनों एक ही बंदे को बोल रहा हूँ। और फ्रेया बोलती है कि तू बेल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे ताकि उसको मैं अपनी टीम में ले सकूं। और फ्रेया को गुस्सा दिलाने के लिए ना हेस्टिया बोलती है कि मुझे पता है कि शेर तुम ही हो और जब बेल ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया ना तो उसके बाद तुम आप फ्रेया बन के इसको छीनने की कोशिश कर रही हो। और इस बात पे ना फ्रेया को गुस्सा आता है और वो हेस्टिया का बाल खींच के बोलती है कि तू चुपचाप अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे नहीं तो तुझे हेवन भेजने में ना बस कुछ ही मिनट लगेंगे मुझे। और तभी वहाँ पे हरमिस आ जाता है और तभी हरमिस को देख के ना फ्रेया बोलती है कि भाई तू चुपचाप यहाँ से चला जा नहीं तो मैं तुझे ही सबसे पहले हेवन में भेजूंगी। और तभी हरमिस बोलता है कि मेरी बात तो सुन, हाँ तू बेल को ले सकती है बट सबसे मेन बात तो ये है कि बेल अभी हेस्टिया फैमिली को ना सिर्फ 6 महीने पहले ज्वाइन किया है और ये एक रूल है कि जब कोई प्लेयर ज्वाइन करता है तो कम से कम उसको 1 साल तक तो रहना होगा और 1 साल बाद ही वो किसी दूसरे फैमिली में जा सकता है। और इसके बाद फ्रेया उसकी बात मान जाती है और वो ना बेल को लेके जाती है। भाई बेल को वहाँ पे छोड़ के नहीं जाती। और हरमिस ना वहाँ पे हेस्टिया को शांत रहने के लिए बोलता है क्योंकि उनके पास 6 महीने बचे हुए थे, कुछ ना कुछ तो वो लोग जुगाड़ बना ही लेते। और तभी वहाँ पे हेस्टिया हरमिस से पूछते हैं कि आखिरकार अब वो कौन सा गेम खेलने वाली है। और ये सुन के ना हरमिस भी थोड़ा हैरान होता है। और तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है और वो ना बताता है कि टाउन में जितने भी लोग हैं ना वो सभी एक तरह से हिप्नोटाइज हो चुके हैं क्योंकि वो सभी लोग ना काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं। और इसके बाद ना हरमिस को पता चल जाता है कि आखिरकार फ्रेया क्या करना
करने वाली है। और इसके बाद ना वो हेस्टिया को एकदम रेडी होने के लिए बोलता है। और सबसे बड़ी गलती तो इसमें हर्मेस की ही थी, क्योंकि उसने ना फ्रेया को काफी ज्यादा कमजोर समझा था। और सबसे मेन बात वो ना रियो को लेके ना बाहर जाने की बात करता है, उसी बंदे को काफी दूर जाने की बात करता है मतलब की। और हर्मेस ना वहाँ पे हेस्टिया को एक चिट्ठी देता है और बोलता है कि जब सही टाइम आए तब तुम इसको रीड करना। और इसके बाद फ्रेया जो होती है ना वो अपना भाषण देना स्टार्ट करती है कि उसी ने ना ईस्टा को हेवन में भेजा था, क्योंकि वो ना गलत काम करने लगी थी मतलब की। लेकिन अब फ्रेया जो है ना वो भी गलत काम करने के लिए एकदम तैयार है, क्योंकि उसको जो बंदा चाहिए था ना वो उसको मिल चुका है। और फ्रेया ना उसको पाने के लिए ना अब कुछ भी कर सकती है, लिटरली कुछ भी कर सकती है वो। और इसके बाद ना वो अपनी पावर ना पूरे सिटी में फैला देती है। और तभी हमें बेल दिखाया जाता है जो कि उठता है। और उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ये कहाँ पे आ चुका है, क्योंकि उसको लास्ट का याद था कि वो ओटार के साथ बैटल कर रहा था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसके कपड़े भी चेंज हो चुके थे, और साथ ही जो उसका चक्कू या खंजर जो भी बोलो वो भी उसके पास नहीं था। और जब वो बाहर निकलता है ना तभी उसको हेडन मिलता है। और हेडन जैसे बिहेव पहले करता था ना बेल के साथ, वैसे अभी भी करता है। और वो बोलता है कि नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए वो आ जाए। और इसके बाद बेल उसकी बात मान के नीचे जाता है। और वहाँ पे ना फ्रेया फैमिली के ना काफी सारे मेंबर्स होते हैं जो कि उसको डिनर के लिए बुलाते हैं, बैठने के लिए मतलब कि। लेकिन बेल को तो अभी तक समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो ये है कहाँ पे। और वही जो 4 सेम शक्ल के बंदे होते हैं ना वो बताता है कि तुम अभी फ्रेया फैमिली के घर पे हो। और ये सुन के ना बेल काफी हैरान होता है, क्योंकि पहले तो वो लोग उस पर अटैक कर रहे थे और अभी उसी को अपने घर पे ले आए हैं। और बाकी सभी बोलते हैं कि भाई हमें मरना थोड़ी ना है कि हम तेरे ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि एक तो तू फ्रेया फैमिली का मेंबर है और साथ ही तुझे फ्रेया भी काफी ज्यादा पसंद करती है। और ये बात सुन के ना वहाँ पे बेल काफी ज्यादा हैरान होता है, बट उनके चेहरों से इतना पता लग रहा था कि उनमें से कोई भी मजाक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और ये सुन के ना वो जल्दी से बाहर निकलता है और सिटी में जाने लगता है। और तभी वो एक बंदे से मिलता है, और वो बंदा ना वहाँ पे बेल को देख के काफी घबरा जाता है, क्योंकि अब वो फ्रेया फैमिली का मेंबर बन चुका था, लोगों को ऐसा लग रहा था। और बेल उनको बताता है कि भाई तुम पागल हो क्या, मैं तो हेस्टिया फैमिली का मेंबर हूँ ना, मैं तो फ्रेया का कहाँ से हो गया। और वो बंदे लोग वहाँ पे बेल से इतना ज्यादा डरे हुए थे ना कि अपना सारा पैसा देके वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी एना भी वहाँ पे आ जाती है और बेल उससे बात करता है, लेकिन उसको भी वहाँ पे फील हो रहा था कि वो तो फ्रेया फैमिली का बंदा है। और भाई उसको तो वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी फाइनली उसको हेस्टिया फैमिली के ना सभी मेंबर्स दिखाई दे जाते हैं। लेकिन फनी बात तो ये थी कि उनमें से भी कोई भी उससे बात करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रहा था, क्योंकि उन लोगों को भी लग रहा था कि वो फ्रेया फैमिली का मेंबर है। और बेल आप सोचता है कि केवल आप हेस्टिया ही बची है जो कि पहचान सकती है। और हेस्टिया ने पहचान तो लिया था वहाँ पे बेल को, उसको सब कुछ पता था। लेकिन वहाँ पे ना बान और फ्रेया और बाकी के लोग फ्रेया फैमिली के ना बेल के पीछे नजर रखे हुए थे। और ये चीज ना हेस्टिया भी नोटिस कर लेती है, और वो वहाँ पे बेल को ना पहचानने की एक्टिंग करती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और ये सारी चीजें देख के वहाँ पे बेल जो होता है ना भाई, वो तो अलग ही लेवल पे परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये उसके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद फ्रेया फैमिली जो होती है ना वो बेल को एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। और डॉक्टर वहाँ पे बताते हैं कि इसके पास ना फेक मेमोरीज है, और उस मेमोरीज को हटाने के लिए ना कुछ ऑपरेशंस करवाने होंगे, मतलब कि कुछ ट्रीटमेंट। और वो ना बेल का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है वो ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन बेल ना ठुकरा देता है उसके हाथों को, मतलब कि ना वो ये चीज नहीं करवाना चाहता था। और ज्यादा बात आगे ना पड़े ना, इस कारण हेडन ना उसको अपने कमरे में रहने के लिए बोलता है। और फ्रेया बोलते है कि अब तुम हार चुके हो तो तुम अब बेल के सामने कभी भी नहीं आओगे। और हॉर्न ना उसकी बात वहाँ पे मान जाती है। और इसके बाद फ्रेया बताने लगते हैं कि मैंने सभी की मेमोरीज को तो चेंज कर दिया है, बट उन लोगों का क्या जो कि डेंजन में है, बट मैंने उन लोगों का भी सोच के रखा है कि उनके साथ क्या करना है। तुम्हें सबसे मेन काम करना है, तुम्हें हेस्टिया फैमिली के ऊपर नजर रखना है, क्योंकि वो सभी लोग बेल को काफी अच्छे से जानते हैं और वो सभी लोग चाहेंगे कि बेल उनकी टीम में वापस आ जाए, इसलिए तुम्हें उनके ऊपर नजर रखना होगा। और तुम्हें याद रखना होगा कि कोई भी बेल को याद ना करे। और इसके बाद हमें हेस्टिया भी दिखाई जाती है, और उसको तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या करना चाहिए, क्योंकि फ्रेया ने ना अपनी हद पार कर दी। बेल को पाने के लिए इतने बेकार पावर्स का इस्तेमाल किया उसने। और तभी वहाँ पे हर्मिस भी आ जाता है, और हेस्टिया ने हर्मिस से बात करने के लिए जाती है, लेकिन हर्मिस के ऊपर भी चार्मिंग पावर का इस्तेमाल हो रखा था। और इस कारण ना वो लेटर भी वहाँ पे नहीं दिखाती हेस्टिया, क्योंकि हर्मिस ने बोला था कि अगर तुम गलत टाइम पे दिखाओगी तो गड़बड़ भी हो सकता है। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद टावर पे ना हेस्टिया को आइनिस दिखाई जाती है, और आइनिस ना वहाँ पे हमेशा बेल को ट्रेनिंग दिया करती थी, बट इस टाइम पे उसके ऊपर भी चार्म पावर का इस्तेमाल हो रखा था। और उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो वहाँ पे कर क्या रही है और आई क्यों है यहाँ पे। उसको इतना तो फील हो रहा था कि उसको यहाँ पे किसी से मिलना है, बट उसको ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार किससे मिलना है। और हेस्टिया को तो इतना पता था कि बेल ताकतवर बनने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आइंस को प्रपोज करना चाहता है, और जब आइंस भी बेल को नहीं पहचानेगी ना तो बेल का तो दिल ही टूट जाएगा। और इसके बाद हेस्टिया ना बेल से दूर रहने के लिए बोलती है आइंस को। और इसके बाद फ्रेया ना यूरेनस से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि उसको पता था कि उसकी पावर ना इसके ऊपर यूज नहीं होने वाला, और फ्रेया ना यूरेनस के ऊपर अटैक भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसके कारण ना टाउ
स्टाउन एकदम बैलेंस में रहता है और यूरेनस को ना फ्रेया की हरकतें ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जो उसने अभी चार्म मैजिक का इस्तेमाल किया था लोगों के ऊपर। और वहाँ पे ना फ्रेया ना डील करने के लिए आई थी कि वो ना उसके मैटर में ज्यादा ध्यान ना दे और फ्रेया ना जितने भी डेंजर है जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है उसके टीम के बंदे ना वो सभी डेंजर को एक्सप्लोर कर लेंगे ताकि भाई वहाँ पे सभी चीजों को कॉन्कर किया जा सके और इसकी मदद से ना वो लोग ब्लैक ड्रैगन को ना काफी आसानी से हरा सकते थे। और यूरेनस के पास बिल्कुल भी ताकत नहीं थी ताकि वो फ्रेया से अटैक कर सके, मतलब कि लड़ सके उससे। इसके कारण ना वो उसकी बातों को मान जाता है और इसके बाद फ्रेया वहां से चली जाती है और तभी वहां पे फेल्स आता है और उसको तो यकीन ही नहीं होता कि वो ना फ्रेया की चार्मिंग पावर के अंदर आ चुका है। और मान लो कि यूरेनियस अगर कुछ करने भी जाएगा ना फ्रेया के खिलाफ तो फेल्स भी उसके ऊपर अटैक कर देगा और ये उसके लिए काफी गड़बड़ वाली बात है। और इसके बाद ना बेल को ना फ्रेया के रूम में भेजा जाता है और फ्रेया तो वहाँ पे कुछ अलग ही लग रही थी, मतलब कि भाई गॉडेस तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रही थी यहाँ पे। और फ्रेया ना बताने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी मेमोरीज इरेज हो चुकी है और साथ ही वो उसको काफी ज्यादा झूठ बोलने लगती है कि मैं जब तुम्हें पहली बार देखी थी मैं तुम्हें तभी से पसंद करने लगी हूँ। और वो ना उसी टाइम से फ्रेया फैमिलिया में है, लेकिन बेल को ना यकीन नहीं हो रहा था और वो प्रूफ मांगता है इस बात का और वो ना स्टेटस अपडेट मांगता है। और ये ना केवल गॉडेस्ट ही कर सकती थी जिस फैमिलिया में वो रहता है ना उस फैमिलिया की गॉडेस्ट, लेकिन लिटरली कैसे पता नहीं फ्रेया भी वो स्टेटस अपडेट कर देती है। और भाई वहाँ पे बेल को ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था और इसके बाद ना वो मिरर में देखने जाता है तो लिटरली वहाँ पे ना हेस्टिया फैमिलिया का लोगो नहीं होता बल्कि फ्रेया फैमिलिया का होता है। और ये देखने के बाद तो भाई बेल वहाँ पे एकदम से खत्म हो जाता है, लेकिन जो फ्रेया होती है भाई एक बार उसकी स्माइल देखो भाई, लिटरली मैं दोबारा अगेन क्वेश्चन करूंगा कि ये सच में गॉडेस्ट ही है ना। और इसके बाद ना हमें उसके हाथ का पोशन भी दिखाया जाता है जिसकी मदद से ना वो ना किसी के भी स्टेटस को ना चेंज कर सकती थी फैमिली के लोगों को, मतलब कि समझ जाओ आप। और वहाँ पे फ्रेया का प्लान ये था कि वो ना सबसे पहले बेल को तो इमोशनली तोड़ेगी, फिर उसके बाद ना वो खुद ही सपोर्ट करेगी उसको ताकि बेल भी उसको पसंद करने लगे, उसके प्यार में गिरने लगे। और इसके बाद फ्रेया उसको बोलने लगती है कि तुम अपनी ना फेक मेमोरीज के बारे में ना मुझे सब कुछ बता सकते हो, मैं सब कुछ काफी प्यार से सुनने वाली हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करवाने की भी काफी ज्यादा कोशिश करूंगी। आज तो काफी ज्यादा टाइम हो चुका है तो कल तुम ट्रेनिंग के बाद आना, मैं तुम्हारी पूरी स्टोरी सुनने वाली हूँ। और वो ये भी ऑफर करती है कि अगर तुम चाहो तो यहीं पे सो सकते हो, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था बेल सख्त लौंडा है, वो वहाँ से चुपचाप भाग जाता है। और फ्रेया ना बेलबिट को और भी ज्यादा कर्ज लगाने के लिए बोलती है बेल के ऊपर ताकि वो ना बेल को और भी ज्यादा तोड़ सके और इसके बाद वो खुद उसकी हेल्प कर सके। और बान ना बेल को लेके ना ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाते हैं और वहाँ पे जब तक बंदे मरते नहीं है ना तब तक प्रैक्टिस करते ही रहते, लड़ते ही रहते हैं, सभी लोग आपस में लड़ते रहते हैं, ये उनकी ट्रेनिंग का रूल है। और बेल काफी अच्छा वाला टक्कर देता है उन सभी को और काफी एंड तक बचे रहता है और एक तरह से 2-3 बंदे बचते हैं ना उनके मेन बंदे वहां तक पहुंच जाता है। और उसके जो मेन बंदे होते हैं ना वो सभी डिसाइड करते हैं कि बेल अपना बोझा उठा सकता है, इसलिए हम उसको अच्छी वाली ट्रेनिंग देने वाले हैं आपसे। और इना ना बेल की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ना लाइब्रेरी में ना उसके डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने लगती है बट उसको कहीं पे भी नहीं मिलता और तभी ना कुछ डॉक्यूमेंट्स ना गिर जाते नीचे और उसी में ना बेल का भी एक होता है। और जब वो उसको चेक करने लगते हैं ना तो उसको पता लगता है कि ना इना को ना बेल का ना एडवाइजर के तौर पर सिलेक्ट किया गया था और साथ ही बेल ने डेंजन में भी अपने आप को काफी ज्यादा डेवलप किया था और साथ ही ना उसने ना बेल के ऊपर हाथ भी उठा रखा है और जो उसके ऊपर चार्मिंग पावर थी ना इस कारण ना फ्रेया को पता चल जाता है उसके बारे में और वो ना तभी वहाँ पे आ भी जाती है। और फ्रेया ना उससे बुक ले लेती है और बोलती है कि तुम अपनी सारी मेमोरीज भूल जाओ और इसके बाद ना वो भूल जाती है उस टाइम की सारी मेमोरीज। और इसके बाद हमें बेल दिखाया जाता है जो कि टैं बोल चुका होता है और बेलबिट ना उसको जिंदा करती है और सभी को बोलते हैं कि तुम सभी जाओ ट्रेनिंग खत्म, अब तुम सभी अपना अपना खाना कंप्लीट कर लो। और वहाँ पे ना बाम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि एक तो वो बेल से ज्यादा कमजोर है और साथ ही फ्रेया ना हर वक्त पे बेल 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 करती रहती है और बेलबिट बोलती है कि बेल ना थोड़ा स्पेशल है। और इसके बाद बेल ना फ्रेया के रूम में जाता है जहाँ पे फ्रेया ना उसी बुक को पढ़ रही होती है, लेकिन तभी वो छिपा देती है और बेल ना अपनी स्टोरी बताने लगता है कि जब वो इस टाउन में आया था ना तो कोई भी गॉडेस ना उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको हेस्टिया दिखी और हेस्टिया ने ना उसको तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। और वो पूछता है कि मैं तुमसे आखिरकार कहाँ पे मिला था और फ्रेया बताती है कि तुम एक कब्रिस्तान में मुझे मिले थे और जैसे मैंने तुम्हें देखा था ना पहली नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और वो बताती है कि जब मैंने तुम्हें अपने फैमिली में आने का ऑफर दिया उस टाइम पे तुम काफी ज्यादा घबरा गए थे और जब तुम फर्स्ट टाइम डेंजन में गए थे तो तुम एक गॉब्लिन को मारने के बाद ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। और बेल सोचता है ये बात तो सिर्फ 2 ही लोगों को पता है, इना को और साथ ही हेस्टिया को। और वहाँ पे फ्रेया ना और भी काफी ज्यादा बातें बताने लगती है और वो बताती है कि तुमने काफी सारे लोगों को भी हरा रखा है, लेवल 3 के होने के बाद लेवल 5 के डेंजन में गए हो और मैंने काफी सारे लोगों को ना हेवन में भी भेजा है क्योंकि वो ना तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते थे। और ये सारी बातें सुनकर ना बेल काफी ज्यादा हैरान होता है और उसको ना धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि हेस्टिया फैमिली वाली बातें झूठी है और यही रियल है। और इसके बाद ना वो टॉपिक चेंज कर देती है और बोलती है कि तुम्हें मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। और इसके बाद ना वो अपना ड्रेस चेंज करने लगती है और बोलती है कि तुम मेरी मदद कर दो। और इसके बाद ना वो उससे बटन खुलवाने लगती है और वहाँ पे ना बेल काफी ज्यादा शर्मारा होता है और तभी फ्रेया वहाँ पे थोड़ी सी साउंड कर देती है, आवाज करती है और घबरा के मारे ना बेल वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। और ये सारी चीजें देख के फ्रेया को तो काफी ज्यादा
अच्छा लगता है क्योंकि फ्रेया को ना भाई वो पहला बंदा है ना जो कि ना ऐसे डरता है, क्योंकि वो अपने आप को ना किसी और को ऑफर करे ना तो शायद ही कोई उसको मना करे, लेकिन बेल इकलौता बंदा है जो कि हर बार उससे डरता है, उसको मना करता है, उसको क्या वो सभी लड़कियों को मना करता है। और यही चीजें ना फ्रेया को अच्छी लगती है बेल की। और तभी वहाँ पे हॉर्न आती है जिसने ना फ्रेया के लिए ना नया आउटफिट लाई थी, लेकिन फ्रेया ना वही आउटफिट पहनना चाहती थी क्योंकि बेल ने ना उस कपड़े की तारीफ की थी। और हमें बेल भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था और वो सोचता है कि जो मेरे पास हेस्टिया फैमिली की मेमोरी है क्या वो सच है या फिर झूठ है। हमें रियो दिखाई जाती है जिसकी हालत ना पहले से काफी ज्यादा बेटर हो चुकी होती है और उसको ना आसुई ने बचाया था जो कि ना उसको दूसरे टाउन में लेके आ गई थी। और इस कारण ना इन दोनों के ऊपर ना चार्म मैजिक का असर नहीं हुआ होता। और ओरारियो टाउन में अभी क्या चीज चल रहा है वो सारी बातें आसुई बताती है रियो को। और ये सारी बातें सुन के ना रियो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसको ना अभी ही जाना था वहाँ पे। और इसके बाद आसुई बताने लगते हैं कि अभी तुम्हारा वहाँ पे जाने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे सभी लोग चार्म मैजिक के कंट्रोल में आ चुके हैं और हमें काफी सावधानी से वहाँ पे जाना होगा। और इसके बाद हमें हेस्टिया दिखाई जाती है जो कि यूरेनिमस के पास जाती है और यूरेनस जो होता है ना वो भी चार्म मैजिक में नहीं आया था। और हेस्टिया जो होती है ना वो अपना खत देने वाली होती है, मतलब कि जो उसको हर्मिस ने दिया था ना वो खत यूरेनिमस को देने वाली होती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि यहाँ पे भी उसने नजर रखा था, मतलब कि फ्रेया ने, मतलब कि यहाँ पे फेल से नजर रखा हुआ था। और इस कारण ओरारियो टाउन जो था ना भाई वो भी काफी ज्यादा खतरनाक हो रखा था और इस कारण वो ना उसको वहां से जाने के लिए बोलता है। और इसके बाद फ्रेया दिखाई जाती है जो कि बेल का रिपोर्ट मांग रही थी कि कैसा परफॉर्मेंस उसका जा रहा है। और बेल के पास ना अभी तक ना फाइटिंग का जो एक्सपीरियंस था ना वो सच बताओ तो काफी ज्यादा कम था और अगर वो एक्सपीरियंस और भी अच्छे से करे ना तो उसका लेवल भी काफी जल्दी बढ़ेगा। और इसके बाद वो ट्रेनिंग की जिम्मेदारी ना उन सभी के ऊपर दे देती है। और तभी हेडन बताता है कि बेल ने मुझसे ना शेर के बारे में पूछा था बट मैंने बता दिया कि उस टाइप की लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। और तभी फ्रेया बोलती है कि अगर तुमने बोल दिया तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। और तभी फ्रेया को याद आता है कि हेडन ने उसको ट्रेन किया था शेर के साथ डेट पे जाने के लिए। और फ्रेया बोलते है कि तुम्हें उसको ट्रेन करने का पीछे का इरादा क्या था। और हेडन बताता है कि वैसे कुछ खास नहीं, बेल को देख के इतना पता लगता था कि वो लड़कियों को बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर सकता था और मैं चाहता था कि वो आपको अच्छे तरीके से इम्प्रेस करे, बट मुझे माफ करना क्योंकि वो डेट उतना अच्छा भी नहीं गया और आप मुझे जो भी सजा देना चाहती हो मुझे मंजूर है। और फ्रेया बोलते है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सच में वहाँ पे गुस्से में होती है। और इसके बाद हेडन बोलता है कि मैं उसको ट्रेन करना चाहता हूँ, मतलब कि बेल को, क्योंकि हेडन को ना अपने आप पे भरोसा था कि वही है जो कि बेल का ना असली पोटेंशियल बाहर निकाल सकता है। और फ्रेया ना इसका परमिशन उसको दे भी देती है। और अब हेडन ना उसको रेगुलर ट्रेनिंग करवाने लगा था और बेल ना अब काफी ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगा था और वो ना हेस्टिया फैमिली को ज्यादा याद ना करे, इस कारण वो ना हर वक्त पे ट्रेनिंग करता रहता था बट उसका ध्यान उसमें नहीं लग पाता था। और इसके बाद हर दिन की तरह रात में उसको फ्रेया के पास जाना पड़ता था उसके साथ कुछ बात करने के लिए। और उसके बाद फ्रेया बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कर्ज हटा सकती हूँ। और वो नोटिस कर लेते हैं कि अभी वो ना काफी ज्यादा डिप्रेस होते जा रहा है हेस्टिया फैमिली के बारे में सोचते हुए। और अगर वो अपना कर्ज चेंज करवाने की कोशिश करेगा, हटवाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे फ्रेया जो है ना वो जीत जाएगी और उसने बेल का माइंड को मैनिपुलेट कर दिया इसका मतलब। लेकिन बेल इसके लिए मना कर देता है और इस बात पे ना फ्रेया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, बट वो अभी भी वेट करती है। और ओटार वहाँ पे आता है और वो बताता है कि रियो और आसुई जो है ना वो ओरारियो टाउन से बाहर जा चुके हैं। और फ्रेया ना ज्यादा भाव नहीं देती क्योंकि उसको पता था कि वो दोनों ओरारियो टाउन में फिर से वापस आएंगे और जब वो वापस आएंगे ना तो उसके लिए इसने पहले से प्लानिंग बना के रखा था कि क्या करना है। और सच में ऐसा ही होता है, वो दोनों ना वहाँ पे ओरारियो टाउन में उसी रात को आ भी चुके होते हैं और उनके साथ ना आन्या भी आई हुई होती है क्योंकि जो भी घटना उसके साथ घटी थी ना उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी और वो ना अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलती थी। और जैसे उसको पता लगता है ना कि रियो गायब हो चुकी है और शेर के बारे में वो पूछती है और उसके बारे में भी जैसे उसको पता लगता है ना, मतलब कि मैं अभी पास्ट का सीन आपको बता रहा हूँ। बट मेन बात तो ये थी कि उन दोनों लड़कियों को ना शेर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था कि वैसी कोई लड़की है ही नहीं इस दुनिया में, मतलब कि उनके आसपास रहने वाली। और इसके बाद ना आन्या वहाँ पे काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है, लेकिन तभी मिया वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि तुम इतना ज्यादा शोर मत मचाओ। और आन्या को लगता है कि शायद मिया को भी शेर के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन फनी बात तो ये होती है कि मिया जो होती है ना भाई वो भी चार्म पावर के अंदर नहीं आई होती और उसको भी शेर के बारे में पता था। और वो बताती है कि फ्रेया ने ना सभी के ऊपर चार्म पावर का इस्तेमाल किया है, इस कारण सभी लोग उसके कंट्रोल में आ चुके हैं। और इसके बाद ये सारी बातें सुन के ना आन्या बाहर जाती है, लेकिन तभी उसका बड़ा भाई उसको मिलता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें सारी बात समझा दूंगा बट तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। और इसके बाद आन्या ना उसके पीछे जाने लगती है और तभी ना रियो ना आन्या को देख लेती है उसके बड़े भाई के साथ, मतलब कि एलन के साथ, और उसको नहीं पता कि इसका बड़ा भाई है। और रियो ना उसका पीछा करने लगती है और एलन जो होता है ना वो आन्या को लेके ना फ्रेया के पास जाता है और वहाँ पे आन्या को सारी सच्चाई जाननी थी। बट भाई पैर तो तब आन्या के हिल जाते हैं जब फ्रेया ना सीधा बता देती है कि वही शेर है और वही फ्रेया है। और ये चीज भाई वो बिल्कुल भी हजम नहीं कर पाती, लेकिन फ्रेया जो होती है ना वो एक्टिंग करने लगती है, मतलब कि जब फर्स्ट टाइम वो आन्या के साथ मिली थी और जैसा एक्ट वहाँ पे शेर ने किया था ना सेम वैसा ही एक्ट करके दिखाती है। और वो बोलती है कि तुम मेरे साथ आके रहो और हमारी टीम में ज्वाइन हो जाओ, लेकिन आन्या बोलती है कि
तुमने आखिरकार ये सब कुछ क्यों किया। और फ्रेया बताते है कि बस मेरा मन कर रहा था थोड़ा टाइम पास करने का, इसलिए मैंने सब कुछ किया है। और इसके बाद आन्या ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन एलन ना उसको काफी दूर फेंक देता है, मतलब कि अपनी बहन पे ये अटैक करता है वो। और इसके बाद ना रियो बाहर निकल जाती है और एक्चुअल यही प्लान होता है फ्रेया का रियो को बाहर निकालने का। और रियो बोलते है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और मैं तुम्हें अपनी सच्ची फ्रेंड माना करती थी, और क्या वो सब कुछ एक टाइम पास था। और फ्रेया बोलते है कि हाँ तुमने सही बोला, मुझे वो सब कुछ टाइम पास ही लगता है और सभी लोग ना झूठ कहीं ना कहीं पे बोलते हैं, तो मैंने उस जगह पे बोल दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और सच बताओ तो अब मैं इससे काफी ज्यादा बोर हो चुकी हूँ। और इसके बाद रियो ना उसके ऊपर अटैक करने जा रही होती है क्योंकि उसको भरोसा नहीं हो रहा था उसकी बात पे, लेकिन फ्रेया ना अपने पावर का इस्तेमाल करती है रियो पे और तुरंत हटा भी लेती है और उससे माफी भी मांगती है इसको लेके। और जैसे फ्रेया ना बेल को पसंद क्या करती थी ना, वैसे ही ना वो रियो को भी पसंद करती थी, मतलब कि उस लेवल पे तो नहीं बट वो करती थी। और वो बोलते थी अगर तुम चाहो ना तो हम दोनों ही बेल को शेयर कर सकते हैं, बट ज्यादा हक तो मेरा रहेगा बेल पे, एक तुम एक्सेप्शन की तरह रहोगी। और फ्रेया को ना एक ही साथ में ना बेल भी चाहिए थी और रियो भी चाहिए थी, मतलब कि भाई ये गॉड ही है ना। सच में मैंने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन किया था और इस टाइम पे भी करूंगा, भाई सच बताओ ये गॉडेस्ट ही है ना भाई, गॉडेस्ट ऐसा कैसे हो सकता है भाई। मतलब कि फ्रेया ना दोनों के साथ बिस्तर पे सोना चाहती थी ताकि ना वो अपने छाप ना एक दूसरे के शरीर पे छोड़ सके, मतलब कि कुछ निशानी टाइप लव वव कुछ समझ सकते हो भाई, मुझे इतना नहीं पता भाई। और रियो अगर तुम चाहो तो तुम बेल के बच्चे को भी जन्म दे सकती हो, बट रियो ना इन सब काम के लिए ना तुरंत मना कर देती है। और इसके बाद तभी फ्रेया वहाँ पे रियो को बेहोश कर देती है और वो एलन को बोलते है कि इसको तुम जेल में डाल देना। और इसके बाद फिर से बेल फ्रेया के पास जाता है और वो नोटिस करता है कि आज ना फ्रेया थोड़ा उदास है। और फ्रेया बताते है कि आज ना मेरी फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई। और तभी बेल बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम उससे जाके बातचीत कर लो और उससे माफी मांग लो। और फ्रेया बोलते है कि ये इतना ज्यादा भी आसान नहीं है क्योंकि कुछ चीज पाने में ना मेरा मन बन चुका है, लेकिन मेरी फ्रेंड का ओपिनियन इसको लेके काफी ज्यादा डिफरेंट है। और सच बताओ तो मैं उस चीज को पाने के लिए ना किसी चीज को भी अपने रास्ते से हटा सकती हूँ, चाहे इंसान हो या फिर कुछ भी। तभी बेल बोलता है कि चाहे फाइट कितनी भी बड़ी हो लेकिन कुछ टाइम बाद तो सुलह हो ही जाता है, और तब तुम्हारी फ्रेंड भी रियलाइज करेगी और तुम भी रियलाइज करोगे कि तुम दोनों एक दूसरे के कितने बढ़िया दोस्त हो और कितना एक दूसरे को मानते हो। और ये बातें सुनने के बाद ना फ्रेया और भी ज्यादा बेल को पसंद करने लगी थी और वो सीधा बेल को बोल देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, आई लव यू टाइप बोल देती है। और बेल का तो रिएक्शन वहाँ पे कुछ ज्यादा ही डिफरेंट होता है और उसका रिएक्शन देखने के बाद ना फ्रेया भी वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगती है। तभी फ्रेया कुछ ऐसा बोल देती है बेल को जो कि बेल को ना शेर ने बोला था, और इस बात पे ना फ्रेया भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो ना टॉपिक को चेंज करते हुए बोलती है कि तुम ना मेरे साथ बैठे हो, तुम किसी और लड़की के बारे में सोच रहे हो, मतलब कि गाल वाल खींचते हुए बोलती है। और इसके बाद वो एक्टिंग करने लगते हैं कि वो बेल से ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है और उसके बाद वो बेल को वहाँ से भगा देती है। और ये सारी बातें ना हॉर्न भी सुन रही होती है और ये कैरेक्टर मुझे काफी ज्यादा वियर्ड सी लगती है क्योंकि ये ना फ्रेया की फीलिंग्स को ना फील कर पाती है, ये ना अपने आप को फ्रेया ही मानती है, दूसरी फ्रेया कुछ इस टाइप का आप मान सकते हो। और तभी वहाँ पे हेडन भी आता है और हेडन को देखने के बाद ना हॉर्न वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हेडन ना बेल को ट्रेनिंग दे रहा था और इस टाइम पे ना वो काफी ज्यादा सीरियस होता है और वो बेल को ना काफी गंदी तरीके से मार रहा होता है। और वहाँ पे ना बाकी लोगों को आके ना बेल को बचाना पड़ता, वो इतनी गंदी तरीके से मार रहा था। और हेडन ना वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस था क्योंकि फ्रेया को बेल पसंद था और बेल को ना वो फ्रेया के काबिल बनाना चाहता था ताकि वो उसके लेवल पे आ सके। और इसके बाद ना सभी लोग इसके बारे में बात भी करने लगते हैं कि अभी हेडन ना कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है बेल को लेके, और वो जो चार जुड़वा भाई होते हैं ना, चारों की शक्ल सेम होती है, वो भी बोलने लगता है कि तुम्हारा ना इंटेंशन हमें थोड़ा गलत लगने लगा है अब। और इसके बाद ना हेडन ना सभी को मूर्ख समझता था, मतलब कि अपने टीममेट्स को, वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि बेल को प्रॉब्लम हो रहा है, उसको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, बट इससे ज्यादा तकलीफ ना फ्रेया को हो रही है क्योंकि बेल उसको नहीं मिल पा रहा और साथ ही बेल को वो तोड़ भी नहीं पा रहे। और इसके बारे में ना ओटार भी सही बोलता है, मतलब कि हेडन के साइड होता है और वो बोलता है कि मैं फ्रेया को देखता हूँ जो कि अकेले बैठी रहती है और सोचती रहती है कि उसने बेल को पाने का जो भी प्लान बनाया है क्या वो सही भी है या फिर गलत है, क्योंकि फ्रेया का जो चार्म पावर था ना वो बेल के ऊपर यूज ही नहीं कर पा रहे थे और इस कारण ना उनको लगता है कि उनका प्लान ना एकदम गलत जा रहा है। और हेडन चाहता था कि वो बेल को तोड़ सके ताकि फ्रेया उसको इमोशनली सपोर्ट करे, और इसके लिए ना वो एलन से भी मदद मांगता है, लेकिन एलन बोलता है कि मैं ना मिया के ऊपर नजर रखा हुआ हूँ तो मैं ये काम तुम्हारा नहीं करवा सकता। लेकिन हेडन को पता था कि वो ना मिया के बहाने ना अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए जाता है और ये बात ना वो एलन को डायरेक्ट बोल देता है और वहाँ पे ना एलन को गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन हेडन ना चुपचाप उसके सामने खड़ा रहता है उस टाइम पे। और इसके बाद हमें हेस्टिया दिखाई जाती है जिसने ना वेल्प से ना वर्कशॉप की चाबी ली होती है और उसने बहाना बना रखा था कि जो उसको 200 मिलियन का बिल चुकाना है ना वो उसको मिल ही नहीं रहा। और वहाँ पे ना आसफी ने उसको बुलाया होता है और इसके बाद वो बताने लगता है कि फ्रेया फैमिली में ना बेल को ना काफी गंदी तरीके से ना टॉर्चर किया जा रहा है ट्रेनिंग के नाम पे, मतलब कि ये सारी बातें ना वो हेस्टिया को बता रही थी। और हेस्टिया को समझ में नहीं आ रहा था कि फ्रेया ऐसा कर क्यों रही है क्योंकि उसके कंट्रोल में तो पूरा ओरारियो टाउन है। और आसफी बताती है कि वो सभी ना बेल को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनका सबर का बांध अब खत्म हो चुका है, इस कारण वो सभी लोगों का ध्यान ना केवल बेल के ऊपर है। और यही मौका था अभी हेस्टिया के पास हर
हर्मिस से कांटेक्ट करने का। और अब हमें बेल भी दिखाया जाता है, जो कि भाई मैंने पहले एपिसोड में जिस बेल को देखा था ना, वो तो बिल्कुल भी फील नहीं हो पा रहा था। मतलब कि अब ये ना काफी गंदी तरीके से टूट चुका था और इसको तो ये भी नहीं पता था कि अब इसको ताकतवर बनना ही क्यों है। और फ्रेया ना आज बेल के साथ सोना चाहती थी, मतलब कि वो भी अपने आप को शांत करने के लिए उसके साथ सोना चाहती थी, थोड़ा सेटिस्फाई होने के लिए। और इसके बाद ना फ्रेया उसको ऑफर करती है कि तुम्हें पैसा चाहिए या फिर ताकत चाहिए, कुछ भी चीज चाहिए तुम्हें, वो मैं सब कुछ दे सकती हूँ। लेकिन बेल को ना वहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए था। और इसके बाद फ्रेया ना उसको काफी प्यार से हक करती है और इस बार ना बेल सोचता है कि अब मुझे ना फ्रेया के आगे सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन तभी बेल को ना शेर की याद आती है और इसके बाद ना वो वहाँ पे सो जाता है। और फ्रेया को ना वहाँ पे और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है, क्योंकि बेल उसके बगल में सो रखा है, लेकिन उसको फील नहीं हो पा रहा था कि बेल उसके बगल में सो रखा है। और इसके बाद ना अगले दिन ना बेल शेर को ढूंढने के लिए जा रहा था, लेकिन हेडन बोलता है कि उस नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती और तुम्हें ना पागलपंती करना छोड़ देना चाहिए अब। और इसके बाद हेडन ना बाम को ऑर्डर दे देता है कि बेल के ऊपर जितने लोगों ने भी नजर रखा ना, उन सभी को वापस बुला ले, क्योंकि लोकी फैमिली के जो लोग थे ना, वो डीपर फ्लोर में से वापस आ रहे थे, क्योंकि उस फैमिली में ना रिबेरिया है, जो कि उनके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती थी। और हेडन चाहता था कि वो लोग जैसे फ्लोर से बाहर निकले ना, उन सभी के ऊपर चार्म मैजिक का इस्तेमाल कर दिया जाए। और इसके बाद बेल ना मार्केट में घूम रहा होता है, लेकिन सभी लोग ना उसको देख के डर रहे होते हैं, क्योंकि उसने फ्रेया फैमिली का लोगो लगा रखा था। और बेल को ना अब इस चीज की आदत हो गई थी। और इसके बाद वो मिया के पास जाता है और शेर के बारे में पूछता है। और बाकी की जो लड़कियां थी ना, वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि बेल ना वहाँ पे हमेशा जाता था और शेर के बारे में पूछता था। और मिया ना उन लड़कियों को भगा देती है। और इसके बाद बेल भी जा रहा होता है, लेकिन तभी मिया बताने लगती है कि मैंने ना गॉडेस फ्रेया को प्रॉमिस किया था कि मैं उनके बीच में नहीं आऊंगी, चाहे वो कुछ भी करे। और ये बात ना बेल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और मिया बताती है कि वो भी फ्रेया फैमिली की एक मेंबर है, बट हाफ मेंबर तुम बोल सकते हो, क्योंकि मैंने आधा रिटायरमेंट ले लिया है। और वो बोलते हैं कि तुम ना अपने आप पे उम्मीद हमेशा बनाए रखना, उम्मीद बिल्कुल भी मत तोड़ना, क्योंकि फाइट वही जीतता है जो कि आखिरी तक खड़ा रहता है। और इसके बाद ना वो वहाँ से बेल को भगा देती है और बेल फिर से काफी उदास होकर इधर से उधर चलने लगता है। और अब उसने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि अब वो ना फ्रेया के आगे गिव अप कर देगा। लेकिन तभी ना उसको मिया की बात याद आती है कि हार मत मानना, क्योंकि आखिरी तक जो खड़ा रहेगा ना, वही विनर होगा। और इसके बाद ना वो तभी आइंस के पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। और आइंस ना उसको पहचानती नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। बट ना उसके भी दिल में थोड़ी फीलिंग होती है कि हाँ मैं इसको जानती हूँ, मैं इसको ट्रेनिंग देती हूँ। मतलब कि इस टाइप से हल्का फुल्का झलकी आता है आइंस को, मतलब कि ना उसको हल्का फुल्का याद आता था कि इस टाइप के लड़के को ना मैं ट्रेनिंग करवाया करती थी, साथ ही मैं उसको काफी मारती थी और फिर मैं अपने ही गोद में उसको सुला के आराम भी करवाया करती थी। और भाई इसके बाद बेल को ना वहाँ पे थोड़ी सी होप आती है, मतलब कि काफी ज्यादा रिलीफ सा फील करता है वहाँ पे। और सच बताऊं भाई, ये सीन देखने के बाद मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगा, मुझे थोड़ा इमोशनली सा फील हुआ यार यहाँ पे। और इसके बाद रात के टाइम पे ना भाई फिर से वो ट्रेनिंग करता है और इस टाइम पे फील होता है कि भाई हाँ, ये दोबारा अपना पुराना वाला वेल वापस आया है। और इसके बाद ना उसको आइंस की बात याद आती है कि जब आपके अपोनेंट को लगे कि ये उसका फाइनल मूव है और वो उसको हरा देगा, मतलब कि आपको, तो आप समझ जाना कि ये उसका सबसे कमजोर मूव है, क्योंकि उस टाइम पे मौका होगा आपको उसको मारने का। और आज की परफॉर्मेंस के बाद ना फ्रेया फैमिली भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद हमें हर्मिस दिखाया जाता है, जो कि ना काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि ना एक ही मेमोरी को बार बार याद कर रहा था, उसी को बार बार भूले जा रहा था। मतलब कि ना उसको पहले से ही पता था कि इस टाइप की चीज ना होने वाली है, इसलिए ना वो अपने लिए ही कुछ कुछ हिंट छोड़ रखा था, ताकि वो उसको ना आगे जाके काम आए। मतलब कि जब उसकी मेमोरी इरेज हो तो उसको काम आए याद आने में सब कुछ। मतलब कि भाई सच में ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और उसको पता था कि जो भी उसके मेमोरी के साथ खेल रहा है ना, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद ना वो अपने फैमिली के मेंबर से बोलता है कि तुम्हें कुछ याद है क्या, जो भी मैंने तुम्हें बताया हो, या फिर तुम्हें मुझे कुछ बताना हो। और हर्मिस को ना वहाँ पे रीसेट और लूप वर्ड का पता चलता है। और इसके बाद हर्मिस को इतना पता लग जाता है कि वो ना अपनी मेमोरीज तो भूल जा रहा है, बट ना वो उसे किसी कारण ना याद भी कर पा रहा है। अब किस कारण वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। और वहाँ पे ना हर्मिस को इतना भी समझ में आ जाता है कि जो भी बंदा या बंदी ये कर रहा है ना, वो ओरारियो सिटी को परेशान तो करना नहीं चाहता, उसको कुछ चीज चाहिए जो कि उसको मिल नहीं पा रहा। बट वो इसके बारे में कुछ सोचे या फिर उसके ऊपर रिसर्च करे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि फिर से उसकी मेमोरी रीस्टार्ट हो जाएगी। और वो ना इसका कुछ सॉल्यूशन निकालने की सोच रहा होता है, बट उसके पास जरा सा भी हिंट नहीं था। और जरा सा भी हिंट के बगैर भाई ये काम तो सच में काफी ज्यादा कठिन था। और इसके बाद ना हर्मिस मार्केट में जाता है, थोड़ा भीड़ भाड़ वाले इलाके में, और वहाँ पे ना आसफी को वो कन्फेस कर देता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और आसफी का रिप्लाई होता है पोटैटो पॉपर्स नॉर्थ एवेन्यू से खरीदे। और नॉर्थ एवेन्यू में ना भाई हेस्टिया होती है, और नॉर्थ एवेन्यू के स्टैंड पे ना हेस्टिया होती है। और वो ना उसको पूरा बैग खरीदने के लिए बोलती है, मतलब कि पोटैटो का। और हर्मिस के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता और बेचारे को पैसा खर्च करना पड़ता है वहाँ पे। और इसके बाद वो पूरा पोटैटो पॉपर्स खा जाता है। और उसके अंदर ना एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि पूरे ओरारियो सिटी में ना एक हार्ट बना दे। और ये मैसेज ना उसने एक कोड वर्ड की तरह लिखा हुआ था। और ये चीजें ना हर्मिस को एकदम समझ में आ चुका था। और इसके बाद वो अपने काम पे लग भी जाता है। इसके बाद बेल हमें एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे बैठ के ना कुछ सोच रहा होता है। और तभी ना उसको धमाके की आवाज सुनाई देती है। और तभी ना वहाँ पे फ्रेया फैमिली
फैमिली के ना कुछ मेंबर्स आते हैं और वो लोग देखते हैं बेल को वहाँ पे है, तो उसके बाद काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं और बेल उनसे पूछता भी है कि आखिरकार क्या हुआ। और तभी वो पिंक हेयर वाली बोलती है कि यहाँ पे किसी ने अटैक कर दिया है और बेल सोच रहा होता है कि आखिरकार एक बंदा अटैक करके यहाँ पे कर ही क्या लेगा। इसके बाद हमें रियो दिखाई जाती है जो कि काफी सारे लोगों को मारे जा रही थी, हरा के आगे बढ़ते जा रही थी। और जो भी लोग रियो से लड़ रहे थे ना वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। और फिर हमें रियो के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जेल में बनती ना, तो वहाँ पे एक लड़की उसके पास आती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगी और तुम्हें यहाँ पे डिस्ट्रक्शन फैलाना होगा। और रियो पूछती है उससे तुम ऐसा क्यों करवाना चाहती हो, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं बताती और ये भी नहीं बताती कि वो है कौन। और इसके बाद ना वो उन सभी को मार के ना आगे बढ़ जाती है और वो जो लड़की होती है ना वो बेल को ना एक सेफ कमरे में रख देती है। और बेल की देखभाल करने के लिए ना कुछ लोग वहाँ पे रुकते भी है और बेल को तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि उसको कोई कुछ भी बता ही नहीं रहा था। और जैसे वो पीछे घूम के देखता है ना तो वो देखता है कि दोनों बंदे ना वहाँ पे बेहोश हो रखे हैं। और इसके बाद बेल ना उस रूम से बाहर निकल आता है और वो ना आगे जाने लगता है और हेडन भी हमें दिखाया जाता है जो कि सारी चीजें देख रहा होता है। और इसके बाद हमें एलिन दिखाया जाता है और उसको भी पता चल चुका था कि इन सभी चीजों के पीछे ना रियो का काम है। और तभी वहाँ पे कैप्टन भी आता है और वो बताता है कि बेल की देखभाल करने के लिए जो लोग थे ना वो बेहोश हो चुके हैं और साथ ही बेल भी अपने रूम में नहीं है। और ये बात सुनकर ना एलिन को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और इसके बाद हमें बेल दिखाया जाता है जो कि एक रूम के अंदर आता है और वहाँ पे ना कोई भी नहीं होता, बट उसको ना आवाज सुनाई देती है वहाँ पे। और तभी बेल के पास ना हॉर्न आती है और वो बताती है कि तुम्हें याद है सब कुछ। और बेल बताता है कि हाँ मुझे सब कुछ याद है, मैं हेस्टिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ और शायद फ्रेया ने सभी के ऊपर चार्म मैजिक का इस्तेमाल किया है। और ये बात सुनकर ना हॉर्न को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है कि फ्रेया तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है बट तुम्हें वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और मुझे तुम ना बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। और इसके बाद वो अपना डैगर निकालती है और उसकी मदद से ना बेल के ऊपर अटैक करने लगती है। बेल ना उसके सभी अटैक को डॉज किया जा रहा था और हॉर्न बताती है कि तुम जब से यहाँ पे आए हो ना तब से फ्रेया काफी ज्यादा खुश होने लगी है और तुम जो छोटी छोटी हरकतें करते हो उसको काफी पसंद है, बट तुम्हें उसका एफर्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आता, इसलिए तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। और इसके बाद वो बेल के ऊपर अटैक करने वाली होती है बट बेल ना उसका अटैक को डॉज कर लेता है, मतलब कि पकड़ लेता है और दोनों के बीच में ना खींचातानी होने लगता है। इस कारण ना बेल के ऊपर ना हॉर्न गिर जाती है और वो बोलती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा नफरत करती हूँ बट फ्रेया तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती है और तुम्हें बिल्कुल भी नजर नहीं आता क्या। और इसके बाद हमें हेडन दिखाया जाता है जो कि रियो को पकड़ने का ना ऑर्डर देता है और वो बोलता है कि रियो ना किसी भी तरीके से ना फ्रेया के पास नहीं जानी चाहिए। और जो हॉर्न थी ना वो लगातार बेल को बोलती रहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा कि फ्रेया तुम्हारे लिए क्या कर रही है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती बट तुम्हें हिंट से भी समझ में नहीं आ रहा क्या। और इसके बाद ना बेल कुछ को सोचने लगता है और तभी उसको एहसास हो जाता है कि क्या बोलने की कोशिश कर रही है। और इसके बाद वो बोलता है कि इसका मतलब शेर तुम हो और साथ ही गॉडेस फ्रेया भी। और इसके बाद दोनों खड़े होते हैं और हॉर्न जो होती है ना वो अपना डैगर ना बेल के हाथ में देती है और बेल वो डैगर देख के पहचान जाता है और बोलता है कि तो गॉडेस का डैगर है। लेकिन तभी हॉर्न ना बेल का हाथ पकड़ती है और अपने अंदर ना वो डैगर करवा लेती है, मतलब कि मर जाती है एक तरह से। और बेल को ना वहाँ पे समझ में नहीं आता कि आखिरकार हॉर्न ने ऐसा क्यों किया और वो बताती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा नफरत करती हूँ लेकिन गॉडेस तुम्हें काफी पसंद करती है, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की और मेरे दिल में ना फ्रेया के लिए भी नफरत पैदा हो गई थी और इसकी सजा ना मुझे मौत ही मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। और बेल बोलता है कि मैं हेड्स को बुलाता हूँ वो तुम्हें ठीक कर देगी और हॉर्न बोलते हैं कि तुम्हें वो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद ना वो कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और इसके बाद वो शेर में भी चेंज हो जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि हॉर्न तो नहीं है, ये तो गॉडेस्ट है। और शेर भी वहाँ पे बोलने लगती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, मैंने काफी सारे लोगों को परेशान किया है और प्लीज मेरी हेल्प करो। और बेल बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मैं सब कुछ एकदम ठीक कर दूंगा। और इसके बाद फ्रेया ना ओटारो को बता रही होती है कि हॉर्न को ना माफ कर दो और उसको मेरे सामने लेके आओ क्योंकि मैं उसको ज्यादा दूर नहीं देख सकती अपने से। और ओटार ना उसकी बात सुनकर वहाँ से जाने लगता है और तभी हमें हेस्टिया दिखाई जाती है जो कि अभी तक पोटैटो ही बेच रही होती है। और तभी ना वो अपने सामने देखती है और वो देख के स्माइल करते हुए बोलती है कि तो चलो फिर हमारा टाइम आ चुका है अब। और बेल ना हॉर्न को लेकर जा रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पे ओटार आता है और वो बोलता है कि तुम इसको मुझे दे दो क्योंकि फ्रेया ने इसको माफ कर दिया और साथ ही फ्रेया ने इसको अपने पास बुलाया भी है तो मैं इसको लेके चला जाऊंगा। और बेल ऐसा ही करता है बट वो ना खुद भी साथ जाता है फ्रेया के पास उससे मिलने के लिए। और जैसे बेल फ्रेया के पास जाता है ना तो फ्रेया बोलते है कि सच में आज काफी ज्यादा हंगामा हो गया बट कोई बात नहीं, हम सबको ठीक कर देंगे। और तभी बेल बोलता है कि अच्छा तुम शेर हो और फ्रेया बोलते है कि हाँ तुमने सही बोला और मैं ना थोड़ा एंजॉय करना चाहती थी, मैंने इसलिए सब कुछ किया है। और शेर बताती है कि हाँ मुझे उस काम में काफी ज्यादा मजा भी आया। और इसके बाद बेल ना उसको शेर कह के बुलाता है और इस बात पे फ्रेया बोलते है कि तुम मुझे शेर मत बोलो, बट बेल ना उसको लगातार शेर ही शेर बोले जा रहा था। और बेल बोलता है कि तुम वहाँ पे जो रो रही थी वो सब कुछ एक मजाक था क्या और तुम ऐसा क्यों कर रही हो आखिरकार। और शेर बताते हैं कि हाँ तुमने सही बोला, वो एक तरह का मेरा ड्रामा ही था और वैसे सच बताओ ना तो तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन बेल ना वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा रहा था और फ्रेया ना ब्रॉच निकालती है जो कि वो डेट के टाइम पे ली थी और बोलती है कि ये मेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसकी और वो तोड़ देती है वहाँ पे। लेकिन तभी भी बेल बोलता है कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा क्योंकि हॉर्न ने मुझे बोला है कि वो शेर की मदद करे और मैं आपकी
मदद जरूर करूंगा। और वहाँ पे फ्रेया बोलती है कि वो सिर्फ हॉर्न की फीलिंग होगी, उसमें ज्यादा ध्यान मत दो तुम। और वैसे तुम मुझसे आखिरकार इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुमने तो मुझे रिजेक्ट किया था ना। और बेल बोलता है कि हाँ मैंने रिजेक्ट किया था, बट मैं आपकी मदद फिर भी करूंगा। और फ्रेया बोलते है कि सच में तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा ईगो है, इतना ईगो तो गॉड में भी नहीं होता। और ये सारी बातें सुनकर ना बेल को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मैं ना आपको शेर को बिल्कुल भी डिनाई करने नहीं दूंगा। और उसने मुझे जितनी भी बातें बताई थी ना, जितना भी कुछ कन्फेस किया था, वो सब कुछ एकदम रियल था। और इस बात पे ना फ्रेया ना बेल को दूर धक्का देती है और बोलती है कि अब तुम मुझे कैसे बचाओगे, मुझे ये बताओ। और साथ ही तुम्हें ये भी पता चल चुका होगा कि मैंने पूरे ओरारियो सिटी पे अपना कब्जा कर लिया है, साथ ही तुम्हारे हेस्टिया फैमिली को भी और तुम्हारी स्वॉर्ड प्रिंसेस को भी, और चाहूँ तो मैं तुम्हें भी अपने कंट्रोल में कर सकती हूँ। और तभी ना बेल के पीठ पे ना अजीब सा होने लगता है और उसका निशाना चेंज हो जाता है। और ये देख के ना फ्रेया सोचती है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। और रिबेलिया के पास जो फ्रेया का क्लोन था ना, वो वहाँ पे ना अपने आप ही मरने लगता है, मतलब कि अजीब सा कुछ होने लगता है। और फ्रेया ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन रिबेलिया बोलता है कि अब तुम इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती। हरमिस को पहले से ही पता था कि उसने ना कुछ हेस्टिया को एडवाइस दिया होगा और इसी कारण मैंने उसको फायर बोल्ट दिया था। और रिबेलिया के सामने जो होता है ना, वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने उसको नॉर्मल फायर बोल्ट दिया था। और वो बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, मैंने उसको नॉर्मल ही फायर बोल्ट दिया था, बट तुम्हें ये याद नहीं है कि उसके अंदर हेस्टिया ने अपना ब्लड ड्रॉप डाला था, मतलब कि एक बूंद डाला था। और इसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बंदे ना एकदम नॉर्मल हो रहे थे। और वहाँ पे ना हरमिस सोच रहा होता है कि भाई सच में मैं कितना बड़ा जीनियस हूँ, मैंने बड़ा बढ़िया काम किया था, मतलब कि बंदा अपनी तारीफ अपने आप ही करे जा रहा है। आप सब काम ना आसवी पे निर्भर है। और इसके बाद हमें आसवी और हेस्टिया दिखाई जाती है जो कि हवा में उड़ रही होती है और एक टॉप की बिल्डिंग पे जा रही होती है, मतलब कि फ्रेया के पास ही। और इसके बाद हमें वही फ्रेया का क्लोन दिखाया जाता है जो कि बता रहा होता है कि अगर फ्रेया ने सभी को अपना पपेट बना लिया होता, मतलब कि सभी को चार्म मैजिक में ले आया होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट फ्रेया ने हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुना, क्योंकि उसको बेल को ना एक हीरो बनाना था और ये काफी बड़ा बैकफायर हमारे ऊपर हो गया। और इसके बाद हेस्टिया ना एकदम टॉप पे जाके ना अब बोलते हैं कि अब मुझे अपना काम करना होगा। और फायरवुड की वजह से ना अब रोशनी काफी ज्यादा बढ़ने लगा था और वो ना अब कंट्रोल जो फ्रेया ने सभी के ऊपर कर रखा था ना, वो कंट्रोल हटाने के लिए अब अपना मैजिक का इस्तेमाल करती है। और उनकी बॉडी ना अब कुछ ज्यादा ही ग्लो करने लगी थी और उनका यादाश्त जो चला गया था ना, अब फिर से सभी का वापस आने लगता है। और इसके बाद हमें रियो दिखाई जाती है जो कि अभी तक फ्रेया फैमिली के साथ लड़ रही होती है। और रैगनार को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये रोशनी क्या है, बट वो तभी ना रियो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। बट तभी आइंस बीच में आ जाती है और वो ना उसको बचा लेती है, मतलब कि रियो को। हेस्टिया फैमिली में अब जितने मेंबर थे ना, उन सभी को भी यादाश्त आ जाता है और उनको पता चल जाता है कि उन्होंने बेल के साथ कैसा ट्रीट किया था और अब उसे बचाने की बारी आ चुकी है। वो सभी लोग एकदम रेडी हो जाते हैं बेल को बचाने के लिए। टाउन में ना बाकी सारे लोगों की भी यादाश्त आ चुकी थी और उन सभी को ना फ्रेया से जवाब चाहिए था कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। और इसके बाद फाइनली आसुई और हेस्टिया ना बेल के पास आ चुके थे और हेस्टिया वहाँ पे बेल को गले लगा के ना काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलते कि मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाई थी उस दिन। और बेल बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फ्रेया को भी पता चल जाता है कि हेस्टिया ने मैजिक का इस्तेमाल किया है, इस कारण सभी लोग एकदम नॉर्मल हो चुके हैं। और हेस्टिया वहाँ पे बताती भी है कि बेल को अब मैंने फिर से अपने टीम में ले आया है, अब तुम क्या करोगी और वैसे अब तुम क्या करने वाली हो। और बाहर काफी सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे फ्रेया से जवाब जानने के लिए। और तभी फ्रेया बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ना एक वॉर गेम करना चाहूंगी। फ्रेया बोलने लगते हैं कि तुम्हें मेरे साथ वॉर गेम करना होगा, लेकिन हेस्टिया ना वहाँ पे मना कर रही होती है और बोलती है कि जो तुमने अभी किया उसके बाद मैं तुम्हारे साथ बात भी नहीं करना चाहती और तुम वॉर गेम की बात कर रही हो और सभी लोग तुम्हारे काफी ज्यादा खिलाफ हो रखे हैं। और लेकिन फिर भी फ्रेया ना उसको वॉर गेम करने के लिए ना मजबूर कर रही होती है और बोलती है कि मैं अकेले रहूंगी और तुम चाहो तो और भी किसी फैमिली को अपने टीम में ऐड कर सकती हो। और इसके बाद हेस्टिया ना बेल से पूछती है कि क्या हमें ये करना चाहिए और बेल बोलता है कि मेरी एक शर्त होगी, अगर मैं ये गेम जीत गया, अगर हम ये वॉर गेम जीत गए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और फ्रेया बोलती है कि कौन सा काम। और बेल बताता है कि तुम्हें ना मुझे शेर से मिलवाना होगा। इसके लिए फ्रेया मान जाती है और शहर में ना चारों तरफ ये बात फैल गई थी कि फ्रेया फैमिली और हेस्टिया फैमिली के बीच में ना एक वॉर गेम होने वाला था। और हेस्टिया ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि ना लोकी फैमिली से मदद मांग रही थी, बट वो ना वॉर गेम नहीं करना चाहते थे। इस कारण ना बाकी फैमिलियां भी मना कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि उनके जीतने के चांस काफी ज्यादा कम है और उनको पेनल्टी भी पड़ सकती थी। और लोकी फैमिली का एक बंदा जो होता है ना, वो गिल मास्टर से पूछने के लिए भी जाता है, लेकिन वो भी मना कर रहा होता है कि तुम वॉर गेम में बिल्कुल भी पार्ट नहीं ले सकते। और वो बंदा ना हेडन को बोलने लगता है कि पक्का ये तुम्हारी फैमिली का काम होगा ताकि हम पार्टिसिपेट ना कर पाए। और हेडन बोलता है कि नहीं, इसमें हमारा बिल्कुल भी हाथ नहीं है, अगर तुम होगे बिना फिर भी हम जीत जाएंगे। वो बंदा बोलता है कि भले ही वॉर गेम में पार्ट ना ले पाए, लेकिन हम फिर भी हेस्टिया को सपोर्ट करने वाले हैं। और इसके बाद बेल के जो बाकी के फ्रेंड्स होते हैं ना, वो सभी माफी मांग रहे होते हैं बेल से, क्योंकि कोई भी बेल को पहचान नहीं पाया था। और बेल बोलता है कि ये जो हमारा वॉर गेम होने वाला है, ये काफी ज्यादा कठिन होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझसे माफी ना मांगो, बस मेरी मदद करो। और सभी लोग ना इस काम के लिए रेडी हो जाते हैं। और तभी हेस्टिया आती है और वो बोलती है कि वॉर गेम से डिसाइड हो गया और कौन कौन सा गेम होगा। उसमें गेम ना हाइड एंड सीक होने वाला था, सभी गॉड छुपेंगे और कंटेस्टेंट को ना गॉड्स को ढूंढना था। और गॉड्स को तो कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन कंटेस्टेंट ना आपस में लड़ भी
ही सकते थे उस बीच में। और इसके बाद वहाँ पे सभी लोग एकदम रेडी हो जाते हैं और लिली बोलती है कि हमें ना एक प्लान बनाना होगा। लेकिन लिली ना एक जगह पे बैठ के बाद में सोच रही होती है कि आखिरकार मैं क्या प्लान बनाऊं। और तभी ना उसके पास फिन आता है और ये वही बंदा होता है जो कि गिल मास्टर से अभी बात कर रहा था। और वो बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनाया जाता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसमें। और साथ ही मैं नहीं बल्कि काफी सारे लोग तुम्हारी मदद करेंगे। और साथ ही हमारे बेल भी दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। साथ ही टाउन में भी काफी सारे लोग हेस्टिया फैमिली को सपोर्ट करने वाले थे। और गनेजा फैमिली भी हमें दिखाई जाती है जो कि ना किसी को भी सपोर्ट नहीं करने वाले थे। और एक तरह से ना ये वार गेम के ना रेफरी टाइप आप मान सकते हो। और ये ना सभी के ऊपर नजर रखने वाले थे। और हरमिस बताता है कि चाहे हेस्टिया फैमिली कितनी भी ज्यादा पावरफुल हो जाए लेकिन उसके बाद भी वो फ्रेया फैमिली को नहीं हरा सकती जब तक कि लोकी फैमिली उसकी मदद ना करे। और आसवी बोलते है कि क्या हमें मदद करना चाहिए। और हरमिस बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं उसको कुछ टिप्स देने वाला हूँ बट मुझे फिर भी नहीं लगता कि वो जीत पाएंगे। और इसके बाद बेल्ला हेस्टिया फैमिली के साथ बैठा होता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं फ्रेया फैमिली का सामना कर सकता हूँ या फिर नहीं। और हेस्टिया बताते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता बट मुझे कम चांस लग रहा है कि तुम फ्रेया फैमिली के सामने टिक पाओगे। और ये बात ना बेल को भी पता थी लेकिन उसके बाद भी बोलता है कि लेकिन फिर भी मैं ट्राई जरूर करूंगा। और इसके बाद एलन ना वॉर गेम का ना डेट एंड टाइम बता रहा होता है फ्रेया को। फ्रेया बताती है कि बेल को ना आइन से दूर रखा गया है ताकि वो अच्छी खासी ट्रेनिंग ना कर सके। और एलन बोलता है कि अगर वो ट्रेनिंग कर भी लेगा ना फिर भी वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और फ्रेया बोलती है लेकिन फिर भी हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि तुम लोगों को पूरी कोशिश करनी है कि बेल हार जाए और उसके बाद वो मेरा हो जाए। और एलन ना माफी मांगता है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा बोल दिया था। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हेस ने ना हॉर्न को हिल तो कर दिया था लेकिन इसके बाद भी वो होश में नहीं आ रही थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी ओटार बोलता है कि तुम्हें पता है कि ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है। और आइस बोलते है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं ह्यूमन हूँ बट फिर भी अंदाजा लगाया जाए। फ्रिया ने हॉर्न को बोला था कि शेर की आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर देने के लिए लेकिन हॉर्न ना शेर की आइडेंटिटी को बचा के रखना चाहती है। और उन लोगों को ये पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार हॉर्न ऐसा कर क्यों रही है। और तभी फर्स्ट आन्या को बताते हैं कि शेर और फ्रिया दोनों एक ही है और मैं चाहती हूँ कि हम भी हेस्टिया की तरफ से लड़े ताकि मैं उनको सबक सिखाना चाहती हूँ। लेकिन आन्या वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रही थी और फर्स्ट ने इस बात पे काफी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और वहाँ बैठी ना दूसरी लड़की भी बोलने लगती है कि क्या तुम नहीं चाहती कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए, हम पहले की तरह हंसने लगे। और इसके बाद बताती है वो कि मैं भी जा रही वॉर में पार्ट लेने और अगर तुम्हें आना होना तो तुम आ जाना। लेकिन आन्या को ना काफी ज्यादा डर लग रहा था, इस कारण ना वो बिल्कुल भी उठ नहीं रही थी वहाँ पे। और तभी ना उसको किसी के ना आने की एहसास होती है और हमें बेल भी दिखाया जाता है जिसकी ट्रेनिंग ना काफी ज्यादा अच्छी ढंग से चल रही थी और वो ना अपनी पावर्स को ना एक तरह से कंट्रोल भी कर पा रहा था। और कुछ टाइम बाद ना वहाँ पे वॉर गेम भी स्टार्ट होने वाला था और साथ ही वहाँ पे अनाउंसमेंट भी होता है, सभी लोगों को भी पता चल जाता है कि वॉर गेम स्टार्ट होने वाला है। और रूल बताया जाता है कि जो भी टीम पहले अपोनेंट टीम के गॉड को ढूंढ लेगा ना वो विनर बन जाएगा। और ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला क्योंकि अगर तुम्हें कोई दिख जाए तो तुम उससे लड़ाई भी कर सकते हो ताकि वो उनके गॉड को ढूंढ ना सके। और सच में ये फ्रेया फैमिली के लिए ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था क्योंकि उनके टीम को ना काफी ज्यादा गॉड्स को ढूंढने थे और उनकी टीम में मेंबर्स भी उतने ज्यादा नहीं थे। नहीं, मेंबर्स तो फिर भी काफी ज्यादा होते हैं लेकिन बाकी सभी मेंबर्स को तो केवल फ्रेया को ही ढूंढना था। और इसके बाद हेस्टिया रूल बताती है कि सभी गॉड्स के पास ना एक फ्लावर है और फ्रेया फैमिली के बंदे ना जब भी किसी गॉड से फ्लावर को हटाएंगे ना तो इसका मतलब वो गेम से आउट हो गया। और इसके बाद ना लिली बताने लगती है कि तुम्हें ना काफी अच्छी जगह पे छुपना होगा क्योंकि तुम सभी को इतना पता है कि फ्रेया फैमिली के जो बंदे हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर हमारा हेड ऑन उनके साथ होता है ना तो हमारा जीतने का तो कोई भी चांस ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमें किसी भी हालत में मैच जीतना होगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा जो भी कुछ फ्रेया ने हमारे साथ किया और साथ ही जो भी कुछ उसने बेल के साथ किया। और लिली की स्पीच सुनने के बाद ना भाई सभी के अंदर काफी ज्यादा जोश भर जाता है और बेल भी बताता है कि तुम्हारा स्पीच ना सच में काफी ज्यादा बढ़िया था। और लिली भी बताती है कि मुझे ना किसी ने आइडिया दिया था इसका। और इसके बाद ना वो लोग इसी तरीके से और भी काफी ज्यादा बातचीत करते हैं और इसके बाद हमें फ्रेया दिखाई जाती है और ओटार ना फ्रेया को एक फ्लावर लाके देता है और फ्रेया बोलते है कि हमें किसी भी हालत में मैच जीतना है। और ओटार बोलता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम ही जीतेंगे। और इसके बाद हमें फ्रेया फैमिली के बिना सभी मेंबर्स को दिखाया जाता है और इसके बाद फाइनली बैटल स्टार्ट हो जाती है और कुछ बंदे लिली के पास आते हैं और बोलते हैं कि फ्रेया हमें कहीं पे भी नहीं मिल रही। और लिली बोलती है कि तुम लोगों को पता है ना कि हमें बिल्कुल भी बैटल नहीं करना, हमें बस थोड़ा स्ट्रेटेजी के साथ फ्रेया को ढूंढना होगा क्योंकि बैटल करेंगे तो हम काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे। और लिली भी सोच रही होती है कि आखिरकार फ्रेया हमें मिल क्यों नहीं रही क्योंकि चारों तरफ तो हमने देख लिया और साथ ही हमारे सोल्जर्स भी चारों तरफ फैले हुए हैं। और तभी एक बंदा बोलता है कि हमें ना फ्रेया फैमिली के सारे बंदे दिखाई दे रहे हैं। और लिली पूछती है कि आखिरकार कितने बंदे हैं और वो बंदा बताता है कि यहाँ पे सभी लोग हैं टोटल। और लिली बोलती है कि फ्रेया तुम्हें दिखाई दे रही है और वो बंदा बोलता है कि हाँ फ्रेया सामने बैठी हुई है। और इससे ना लिली को समझ में आ जाता है कि फ्रेया फैमिली ना एकदम डायरेक्ट अटैक करना चाहती है क्योंकि फाइट में तो भाई उसको शायद ही कोई हरा सकता है और इसकी मदद से वो काफी आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि हेस्टिया फैमिली के सारे सोल्जर्स की हालत ही खराब हो जाएगी तो आखिरकार फिर वो ढूंढेंगे कैसे किसी को भी। और लिली को वहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि उनको फाइट करना चाहिए या फिर नहीं
और तभी बेल बोलता है कि हम एकदम रेडी है। और इसके बाद लिली भी बताने लगती है कि हम ना इस तरीके से फाइट करेंगे, मतलब कि वो थोड़ा स्ट्रेटेजी बताने लगती है। और हमें ना हेस्टिया भी दिखाई जाती है जो कि सोच रही थी कि आखिरकार यहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों है, बट उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था वहाँ पे छुपने के अलावा। और इसके बाद फाइनली हेस्टिया फैमिली जो होती है ना वो अटैक करने के लिए एकदम रेडी होती है और फ्रेया फैमिली भी एकदम रेडी हो जाती है। और इसके बाद हेस्टिया फैमिली ना अटैक करती है फ्रेया फैमिली पे और काफी सारे सोल्जर्स को ना काफी आसानी से टपका भी देते हैं, मतलब कि हरा देते हैं। और ये देखे ना वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन तभी एस बीच में आती है और वो ना कुछ मंत्र पढ़ती है और उसकी मदद से ना जितने भी लोग घायल थे ना वो सभी एकदम ठीक हो जाती है। और लिली ना अपने टीम के कुछ मेंबर्स को थोड़ा पावर देने के लिए बोलती है, उनके पास एबिलिटी थी इस टाइप की। और इसके बाद वो ऐसा ही करते हैं। और साथ ही लिली भी सोच रही थी कि अगर इसी तरीके से होता रहा ना तो हमारे जीतने के चांस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। और इसके बाद लिली ना एस को हराने के लिए बोलती है अपने सोल्जर्स को, और वो सभी ना ऐसा ही करते हैं। फायर अटैक की मदद से ना एस को जला देते हैं और उन सभी को लग रहा था कि एस का पत्ता कट हो गया है, बट तभी एस वहाँ से बाहर निकलती है और बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे पे हीलिंग मैजिक है। और इसके बाद ना वो सभी को मारने लगती है एक एक करके और बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम जैसे चिंदी लोग फ्रेया के ऊपर अटैक करने के लिए आए हो। और वो काफी गंदी तरीके से ना उन सभी को मार देती है। और हेडन जो होता है ना वो भी काफी सारे बंदों को वहाँ पे मारता है और चिल्लाने की आवाज सुन के ना लिली काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसको भाई बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और बेल जो होता है ना वो भी इनविजिबल होकर आगे बढ़ रहा होता है और हमें सुबाकी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि काफी सारे सोल्जर्स को ना काफी आसानी से मार रही थी, मतलब कि फ्रेया फैमिली के सोल्जर्स को। और तभी ना वो अपने सोल्जर्स को बोलती है कि हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा, बट उसको भी समझ में नहीं आता कि जो भी बोल रही है क्या वो सही बोल रही है या फिर नहीं। और तभी उससे लड़ने के लिए ना रागनार वहाँ पे आ जाता है और रागनार को ना उनसे बात करना था, बट उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो कैसे बात करेगा उनसे और काफी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। और हेस्टिया फैमिली के बंदे सोचते हैं ना कि शायद थोड़ा पागल है और इसके बाद वो सभी अटैक करने के लिए जाते हैं। सुबाकी उनको सतर्क रहने के लिए बोलती है, लेकिन उसके बाद वो लोग अटैक करने जाते हैं, बट रागनार ना काफी आसानी से उन सभी को निपटा देता है। और इसके बाद रागनार ना सुबाकी के ऊपर अटैक करता है और सुबाकी भी देखती है अब ये थोड़ा उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था और अचानक से एकदम डिफरेंट हो गया और दोनों के बीच में बैटल चल रही थी। और रेड बाल वाला जो बंदा होता है ना वो भी रागनार को देखता है और उसको भी पता होता है कि शायद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बंदा, बट तभी ना उसके ऊपर भी कोई अटैक कर देता है। और वो अटैक करने वाला बंदा ना एलन होता है और वो बोलता है कि तुझे ना मुझसे लड़ना चाहिए। और इसके बाद एलन ना वेल्फ के ऊपर अटैक करता है और वेल्फ ना उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और ये देख के ना एलन भी काफी हैरान होता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी स्वॉर्ड कैसी है। और वेल्फ बताता है कि इस स्वॉर्ड को ना उसने खुद ही बनाया है। और वो बोलता भी है कि तुमने मेरे स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, इसका मतलब तुम उतने ज्यादा ताकतवर भी नहीं हो। और इसके बाद हमें बेल दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा होता है और वो ना ओटार से लड़ने के लिए जा रहा था। और लिली उसको बोलती है कि तुम उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते, तुम्हें दूसरे रास्ते से जाना होगा। लेकिन उसके बाद भी वो उसी रास्ते से जा रहा था और तभी वान ना उसके ऊपर अटैक कर देता है अचानक से। और बान बोलता है कि तुझे लगा था कि तुम उससे बच के निकल सकता है। और बेल को लगता है कि वहाँ पे उसके साथ और भी कोई है और बान बताता है कि तू फिक्र मत कर, तेरे से तो मैं अकेला ही निपटने वाला हूँ। और बान बोलता है कि तुम ना अपनी पूरी ताकत से मेरे साथ लड़ना, मैं चेक करना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। बट बेल ना अपनी तलवार को रख देता है क्योंकि उसको पता था कि बान ना उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। और बेल ना हेडन के साथ प्रैक्टिस करके ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और बान की स्पीड ना उसको काफी ज्यादा कम लग रही थी। और वो उससे सॉरी बोल के एक जोरदार पंच मारता है और उसको काफी दूर फेंक देता है। और फाइनली अब बेल के सामने आता है ओटार और ओटार बोलता है कि फाइनली मैंने तुझे ढूंढ ही लिया, तूने बान को काफी आसानी से हरा दिया, बट तू मुझे नहीं हरा पाएगा। और बेल भी सोच रहा था कि मुझे इससे लड़ना भी चाहिए या फिर नहीं। और इसके बाद ओटार ना अपनी तलवार बेल की तरफ फेंकता है और बोलता है कि मैं तुझे फ्री हिट दे रहा हूँ, तू चाहे तो कहीं से भी अटैक कर सकता है। और बेल को भी पता था कि ओटार ना बस उसको टेस्ट कर रही है, सब उसके बच्चों का खेल है। और लिली भी सोच रही थी कि अगर बेल गलती से भी ओटार को हरा देगा ना तो उसके बाद उनके जीतने के चांस ना काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके बाद बेल ना स्वॉर्ड के अंदर अपनी पावर को ऐड करता है और ओटार भी अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। और इसके बाद फाइनली बेल उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ओटार ना काफी आसानी से उसको रोक लेता है और उस डिफेंस से बेल को काफी तगड़ा वाला चोट लगता है। और ओटार बताता है कि भाई तूने काफी अच्छा वाला टक्कर दिया क्योंकि मुझे भी चोट लगा है और वैसे देखा जाए तो तू मेरे लेवल पे अभी बिल्कुल भी नहीं है। और वो बोलता है कि अब मैं तुझे विजेता घोषित तो कर देता हूँ, बट इसके बाद हम रियल फाइट करने वाले हैं अब। और इसके बाद हमें एलन और वेल्फ की बैटल भी दिखाई जाती है जहाँ पे वेल्फ काफी गंदे तरीके से पिट गया था एलन से। और इसके बाद हमें सुबाकी और रागनार की भी बैटल दिखाई जाती है और वो भी एक तरह से खत्म हो ही गया था। रागनार के थोड़ा सा कट लगता है शरीर पे, लेकिन सुबाकी वहाँ पे पूरी तरीके से हार गई थी। और इसके बाद हमें बाकी तरफ की भी बैटल्स को दिखाई जाती है और वो सभी ये सोच रहे थे कि आखिरकार बेल किस तरीके से लड़ रहा है। और इसके बाद तभी लिली की आवाज आती है। लिली ना काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है क्योंकि सभी लोग देख भी रहे थे क्योंकि बेल ना काफी ज्यादा वहाँ पे पिट रहा था। वो ओटार को ना बिल्कुल भी नहीं संभाल पाता, वो फायर अटैक भी करता है ओटार के ऊपर, लेकिन उसका भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। और इसके बाद ओटार बेल के ऊपर अटैक करता है और बेल उस अटैक को डॉज तो कर लेता है, लेकिन तभी ओटार उसको पकड़ता है पैरों की मदद से और उसको नीचे पटक के ना काफी गंदी तरीके से पीटने लगता है। और उसके बाद उसको बोलने लगता है कि तुझे समझना चाहिए कि
आखिरकार तू किससे लड़ रहा है। और इसके बाद बेल को फिर से पकड़ता है और बेल ना उसको रुकने के लिए बोलता है, बट ओटार ना भाई फिर भी नहीं सुनता और उसको काफी दूर पटक देता है। और बेल को पिटते हुए देखना बाकी लोग भी काफी ज्यादा रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। और आसुवी भी वहां से जा रही होती है कहीं पे मतलब की, और उसको आइंस बोलता है कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। और आसुवी बोलते है कि तुम्हें पता है कि क्या फैसला होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें ये देखना है। और इसके बाद ओटार फिर से बेल के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें उठना होगा, अगर तुम्हें मुझे सरपास करना है ना तो तुम्हें फिर से बैटल करना होगा।